Okay, so we start the session today. FEMA से मुझे start करना था, and I really wish, I hope you had a amazing Diwali festival with your loved ones. Right. Important definition हमने start किया था. Authorized dealer, authorized person, है ना? Capital is simple. Capital means equity shares or convertible instruments, means those instruments which are not equity, but at some future point they will be converted into, or they may be converted into equity shares. तो वो सब अपने capital में आ जाएंगे. हम जब foreign direct investment पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये वाला word हम लोगों के लिए use होगा. इसके बाद में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, डिपॉजिटरी रिसीट्स, ये हमने कर लिया था. एक्सपोर्ट हुई सिंपल अपनी आम इंसान की भाषा में. अगर इंडिया से बाहर कुछ भी जा रहा है तो वो अपना एक्सपोर्ट होना, भले वो बाय एयर जा रहा है, बाय रोड जा रहा है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन हो रहा है किसी सॉफ्टवेयर वगैरह का, तो वो भी हम लोगों के लिए एक्सपोर्ट आएगा. फॉरेन करेंसी मतलब एनी करेंसी जो इंडियन करेंसी नहीं है, उसके अलावा कोई भी करेंसी. नेक्स्ट टू डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 3 से 4 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है. दैट इज फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स. तो ये हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट. 1 second, just 1 second. ऑलराइट, सो हम बात करते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होता है, बिकॉज ये आ सकता है अपने लिए 2 से 3 या 4 मार्क्स तक के लिए ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है. तो सबसे पहला तो इट इज अ बॉन्ड. बॉन्ड मीन्स इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट. डेट इंस्ट्रूमेंट मीन्स इट इज नॉट एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट. इट इज नॉट एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बोले तो दिस डेट इंस्ट्रूमेंट विल गिव यू नो ओनरशिप राइट्स. ठीक है, नो वोटिंग राइट्स. ठीक है, so these are bonds, मतलब these are debt instruments and they will not give you any ownership rights or voting rights until unless they are not being converted into equity shares. First thing. Secondly, they are convertible. Convertible मतलब, for example, say for 5 years we have issued these bonds. So after 5 years, after 5 years आपका जो the investor will be given an option. The investor will be given an option to get these shares, get these bonds converted into the equity shares of the issuing company. So that's how these are convertible bonds. Just 1 second. One second, I'm sorry, there is a network problem. So convertible bonds है मतलब firstly तो these are debt instruments, means these bonds will not give any ownership rights, any voting rights to the investors. Okay, but after, like, say for example, for initial 5 years they are being issued. So 5 years के लिए आपको ये इशू किया गया है, तो till 5 years they will be just the debt instruments. And after 5 years बाद, the investors will be given a choice. If they want, they can get these bonds converted into the equity shares of the company, or if they don't opt to get these bonds converted into the equity shares, then they can get their redemption in the foreign currency. मतलब उनको जो भी इसका redemption होगा वो उसी करेंसी में होगा जिस करेंसी में उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था. लाइक अगर उन्होंने यूरोज में इन्वेस्ट किया था, देन दे विल बी रिडीम्ड इन यूरोज. ओके, बात आती है अपनी यही लास्ट वाली फॉरेन करेंसी की. फॉरेन करेंसी मतलब दीज बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड इन सम फॉरेन करेंसी.
फॉरेन करेंसी भी कौन सी फॉरेन करेंसी होगी? फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी। फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, लाइक अगर नेपाल की करेंसी की बात करें, हम केन्या की करेंसी की बात करें, तो क्या ये फ्रीली कन्वर्टेबल है? पॉन्ड्स क्या फ्रीली कन्वर्टेबल है? नो, ओनली डॉलर्स एंड यूरोस, दीज आर टू फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज। तो आपको या तो ये इशू करना होगा बॉन्ड्स को इक्विट सॉरी यूरोस के अंदर करेंसी में डिनोमिनेटेड करते हुए, या फिर आपको इन्हें इशू करना होगा डॉलर्स के अंदर, राइट? सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस करेंसी बॉन्ड? अगर अपन इसे एक साथ मिलाकर देखें तो फर्स्टली यू विल बी ऑफर्ड अ बॉन्ड. It means a bond is a debt instrument, okay, and this debt instrument will be convertible आफ्टर सम फ्यू इयर्स, ओके. वो आपको इशू जो होगा इंस्ट्रूमेंट, उसके ऊपर लिख दिया जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन कि आफ्टर हाउ मेनी इयर्स दिस बॉन्ड विल बी कन्वर्टेबल, ओके. कन्वर्टेबल किस में होगा? कन्वर्टेबल इनटू द इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूइंग कंपनी. बोले तो अगर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने ये एफसीसीबीज इशू किया है, देन ये कन्वर्टेड होगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स के अंदर, ओके. एंड लास्टली दीज बॉन्ड्स आर डिनोमिनेटेड इन सम फॉरेन करेंसी. कौन सी फॉरेन करेंसी? फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी के अंदर ये आपका जो होगा वो डिनोमिनेटेड होगा, मतलब जो आपका इशू प्राइस होगा दैट शुड बी सम फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, ओके. सो व्हाट इज इट सेइंग? मीन्स अ बॉन्ड इशूड बाय एन इंडियन कंपनी. सो अपन इंडियन कंपनी का नाम क्या लिया? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज द इंडियन कंपनी है. एक्सप्रेस्ड इन द फॉरेन करेंसी, एक्सप्रेस इन द फॉरेन करेंसी, या फिर मैं बोलूं डिनोमिनेटेड इन द फॉरेन करेंसी, दोनों का मतलब सेम रहेगा. द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ विच इज पेबल इन द फॉरेन करेंसी, वो भी मैंने आपसे बात किया था. 5 years लेटर द इन्वेस्टर विल बी गिवन अ चॉइस, रिडम्पशन का चॉइस या फिर कन्वर्जन का चॉइस. सो वट एवर चॉइसेस योर, यू कैन ऑप्ट फॉर दैट. सो अगर आपने इसे रिडम्पशन के लिए चूज किया तो आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट होगा वो आपको फॉरेन करेंसी जिसमें आपने पैसा दिया था, जिसमें आपने इशू लिया था, उसी में आपका रिडम्पशन होगा. एंड अलॉन्ग विद दैट ड्यूरिंग दिस 5 years जो भी आपको इंटरेस्ट का पेमेंट होगा दैट विल बी ऑल्सो इन द फॉरेन करेंसी जिसमें भी वो एक्सप्रेस थे या डिनोमिनेटेड थे, ओके. FCCB are issued with the foreign currency convertible in a bonds ordinary share. ये गाइडलाइंस का नाम लिखा हुआ है, मतलब जो स्कीम इशू किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इसका नाम लिखा हुआ है. सो अगर आपसे नाम याद होता है then it's okay, otherwise आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं. They will be issued according to the prescribed regulations, okay, and subscribed by the non-resident entity. Yes, this is very important question. Non-resident entity के ऊपर आप 1 marks का क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं. लाइक आपके भी अगर ये जनरल क्वेश्चन अपने मन में रहा होगा कि क्या मैं, क्योंकि रिलायंस ने इशू किया था, कैन आई ऑल्सो इन्वेस्ट इन दिस बॉन्ड और नॉट? नो. अगर आपको इन्वेस्ट करना है देन यू कैन इन्वेस्ट इन द डिबेंचर्स ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड. मतलब जो डिबेंचर्स नॉर्मल या नॉर्मल बॉन्ड्स जो अपने देसी डोमेस्टिक बॉन्ड्स या डिबेंचर्स रिलायंस इशू करती है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो बीइंग अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. तो मतलब अगर आप कोई भी इंडियन पर्सन हो, इंडियन एंटिटी हो, तो उनके लिए अलाउड नहीं है. जो फॉरेन एंटिटीज है, नॉन रेसिडेंट एंटिटीज है, दे कैन ओनली इन्वेस्ट इन एफसीसीबीज, ओके. And after some years these are convertible into the equity shares of the issuing company in any manner. जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको हमने दिया था कि 3 बॉन्ड्स के बदले में हम आपको 1 इक्विटी शेयर देंगे, या फिर 6 बॉन्ड्स के बदले में 1 इक्विटी शेयर देंगे, साथ में आपको हमें $2 और देना पड़ेगा. तो जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग आपको कन्वर्जन मिल जाएगा. अगेन इट इज अ चॉइस, अगर आप कन्वर्जन चाहते हैं या फिर आप रिडम्पशन चाहते हैं, ओके. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन. नेक्स्ट आते हैं अपना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो एज अ नेम सेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि बाहर से
Hello everyone, am I audible now? Hello everyone, am I audible now? Okay. So, sorry, I have got a power cut, so I had to connect it with a mobile network. So there might be some network issues. So थोड़े-थोड़े okay, it's back. चलो gracefully. चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर वापस से फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बाद में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. Not audible. One second. Is it audible now? Can you please tell me? Yeah, audible. Okay, fine. सो फॉरेन क्या हुआ एक्चुअली लाइट चली गई थी तो नेटवर्क कट गया था फिर वापस से लाइट आई तो मे बी हो सकता है कि कुछ आपको इंटरप्शन हुआ हो ऑडियोज का. सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है फॉरेन यानी कि यहाँ से किसी इंडियन एंटिटी में किसी इंडियन कंपनी में बाहर से कोई व्यक्ति आकर अपना पैसा लगा रहा है जो कि जनरली होता है. अभी आप लोगों ने लॉकडाउन के टाइम पे आपने बहुत सारा सुना होगा पेटीएम का सबसे बड़ा एक इशू आया था कि मतलब जब अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी चाइना बेस्ड जो अपनी एप्लीकेशंस थी कैम स्कैनर या फिर टिकटॉक या फिर बहुत सारी और जो एप्लीकेशंस थी उनको इंडिया के अंदर बैन कर दिया था तो लोग पीपल वर स्पेक्यूलेटिंग पेटीएम विल ऑल्सो बी बैन रीजन बीइंग इसमें 60% अराउंड जो पैसा है वो चाइना से आया है मतलब एक तो 40% समथिंग अलीबाबा ने लगाया था और बाकी 15-20% किसी और कंपनी की था वो भी बोथ फॉर चाइना बेस्ड कंपनीज. तो ये क्या कहलाया मतलब when Alibaba invested in Paytm then this is known as foreign direct investment मतलब बाहर से कोई व्यक्ति या बाहर से कोई एंटिटी आकर द पर्सन हु इज नॉट अ रेसिडेंट इन इंडिया एंटिटी है या पर्सन जो कि इंडिया के बाहर से है वो आकर अगर किसी इंडियन कंपनी में अपना पैसा लगाता है इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी देन दिस इज नोन एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सो इंडिया की बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स से फंडिंग उठा रखा है. सो अब बात ये आती है कि क्या आप अलाउड हो. पहली बात तो ये मुद्दा तो ये उठा क्या आप अलाउड हो एफडीआई उठाने के लिए. दूसरी बात अगर अलाउड हो तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेगा. तो ये दो चीजें हमें आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ना है. तो आप लोग सिर्फ यहाँ तक मार्क कर लीजिए एफडीआई का मतलब दे रखा है तो ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मीन्स द यहाँ पर इन्होंने डिफाइन किया है द नेम ऑफ द एक्ट कि क्यों हम इसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं. मैनेजमेंट से समझ आ रहा है कि आप किसी तरह प्रबंधन करेंगे एक्ट मतलब अधिनियम हो गया. तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ तो फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी मतलब इंडिया की करेंसी के अलावा कोई भी अन्य देश की करेंसी को हम लोग बोलेंगे दिस इज फॉरेन एक्सचेंज. ओके अलॉन्ग विद दैट फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो इंक्लूड्स मतलब यूके का जो है पॉन्ड्स लंदन की जो है पॉन्ड्स जो है इंग्लैंड सॉरी लंदन इंग्लैंड की जो करेंसी है पॉन्ड्स दैट करेंसी फॉर अस इज a foreign exchange. Okay, this is a foreign currency, that's why it is foreign exchange for us. Okay, along with that it includes deposits इन फॉरेन करेंसी क्रेडिट्स एंड बैलेंस पेबल इन द फॉरेन करेंसी मतलब कोई डिपॉजिट्स रिसीव किया आपने डिपॉजिट बाहर बनाया है ना या फिर क्रेडिट रिसीव किया या फिर किसी को क्रेडिट दिया तो ये सभी ट्रांजैक्शंस जो है ना ये कहे जाएंगे आपकी फॉरेन करेंसी. मतलब अगर किसी से आपने क्रेडिट लिया 2 महीने का यूरोस के अंदर डॉलर्स के अंदर पाउंड्स के अंदर तो वो किस में आ जाएगा फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन में आ जाएगा. And all the foreign exchange transactions in India are under the control of the Foreign Exchange Management Act and the Reserve Bank of India by person बोल सकते हैं हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो ऑथराइज पर्सन है उसके द्वारा होगा. ओके सो दिस इज हाउ दिस इज इम्पोर्टेंट अगेन इसके ऊपर आपका एक 4 से 5 मार्क्स जा सकता है.
सो ये आएगा। इसके बाद आते हैं अपनी ड्राफ्ट्स। ड्राफ्ट्स आप सब लोग जानते हैं, डिमांड ड्राफ्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आप में से कोई इंडिया के बाहर अपनी स्टडीज के लिए गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की फीस के लिए आपको वहां पे से $10,000 देना है। तो आपने क्या किया, ड्राफ्ट बनवाया, मतलब बनाए, ऑब्वियसली इंडिया में रहते हो, इंडिया में किसी बैंक से ड्राफ्ट बनवाओगे। आपने इंडियन बैंक को जो भी था रुपीस के अंदर अपना पैसा दे दिया, जो भी इक्वलेंट था $10,000 के, कितना होगा 10,000 इंटू अगर अपन 7 भी करें तो 7 लाख समथिंग। आपने अपना 70 रुपए के हिसाब से आपने अपना जो भी रुपीस था वो 7 लाख रुपए आपने बैंक को दे दिया। उसके बदले बैंक ने आपको $10,000 का एक ड्राफ्ट बनाकर दे दिया। तो बोला एनी ड्राफ्ट एक्सप्रेस्ड और ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी। समझ आ रहा है कि आपने तो बैंक को क्या दिया था, रुपीस दिया था, बट आपके ड्राफ्ट पे क्या लिखा गया है, $10,000 पेबल टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन, है ना। तो इसका मतलब दैट ड्राफ्ट विल ऑल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वैसे ही अपना होता है ट्रैवलर्स चेक ना। अभी बहुत न्यू ट्रेंड आया है, आपने भी देखा होगा, ये दीपिका पादुकोण का एक्सिस बैंक का ट्रैवलर्स चेक का ट्रैवलर्स कार्ड के नाम से एक बहुत अच्छा एड आता था पहले, जिसमें ये था कि अगर आप बाहर घूमने जा रहे हो, है ना, और आपका पैसे खो गए, गिर गए कहीं पर, है ना, तो आपके लिए वहां पे जो ट्रैवल है वो काफी ज्यादा मुसीबत वाला हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि जैसे अपने एटीएम कार्ड्स इंडिया में बैंक्स के होते हैं, तो आप वहां जा रहे हो, बाहर घूमने जा रहे हो, तो उस करेंसी का, डॉलर्स का, यूरोस का आप अपना ट्रैवलर्स चेक लेकर जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली यही होगा, मैं अपनी बैंक को जाकर दूंगी 5 लाख रुपए, और उसके बदले में वो मुझे उतनी इक्वलेंट फॉरेन करेंसी में, जो भी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी यूरोज या डॉलर्स है, उसमें ट्रैवलर्स कार्ड या ट्रैवलर्स चेक दे देगी, दैट कैन बी यूज्ड बाय मी व्हाइल आई एम ट्रैवलिंग अब्रॉड। नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट भी एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। आई होप आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा, पर फिर भी आई एज्यूम अगर नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक चार्ट बनाते हैं यहाँ पर समझने के लिए। यहाँ पर एक है अपना इंपोर्टर, मतलब वो व्यक्ति जो लंदन से इंपोर्ट कर रहा है, बट ऑब्वियसली देयर हैज टू बी एन एक्सपोर्टर। Then the importer asked the exporter for a credit of 6 months. ठीक है, या 4 months या 3 months, assume it for 6 months. Okay, so exporter ने बोला how can I trust you for 6 months since I don't know you in person. मैं नहीं जानता आप इंडिया में कौन हो, how is your track record, how is your credit worthiness in India, so I don't want my money, आई डोंट वांट टू लूज माय मनी। ओके, मैं नहीं चाहता कि किसी भी तरह से मेरे पैसे का कोई नुकसान हो, सो आई एम नॉट गोना गिव यू क्रेडिट फॉर। ओके, सो अभी ये इम्पोर्ट, ये अपने इंडिया में किसी बैंक से उसने आईसीआईसीआई बैंक को या एसबीआई को या किसी भी बैंक को उसने अप्रोच किया। ओके, और इससे बोला कि आप मुझे एक लेटर ऑफ क्रेडिट लिख दीजिए। तो क्या हुआ लेटर ऑफ क्रेडिट? एक तरह से जस्ट अ गारंटी लेटर हुआ, जिसमें आईसीआईसीआई इस एक्सपोर्टर को गारंटी देती है कि अगर मैं, आपके जो इंपोर्टर हैं, उन्होंने पैसा नहीं चुकाया, जो भी आपका $5 लाख का जो भी क्रेडिट आप इन्हें दे रहे हैं, then bank undertakes the guarantee to make the payment. Okay, now exporter says I don't know your bank either, I am a London based exporter, I don't know how, what kind of bank it is, what is the credit worthiness of this bank, so this bank will not डायरेक्टली डील विद द एक्सपोर्टर। यहाँ पर एक इशूइंग का मतलब जो भी आपका एक्सपोर्टर है इसका भी बैंकर इन्वॉल्व होगा। सो आईसीआईसीआई बैंक विल ट्रांजैक्ट विद दिस बैंक, जो आपकी फॉरेन एक्सपोर्टर की जो बैंक है उसके साथ में करेगा, और फिर फॉरेन बैंक अल्टीमेटली किसको सेफगार्ड कर देगी? एक्सपोर्टर को। यानी कि ट्रांजैक्शंस बेसिकली ये होगा कि अगर आपका क्या कहते हैं उसे, अगर आपका इंडिया का इंपोर्टर ने कोई भी गड़बड़ किया पैसा देने में, तो आईसीआईसीआई विल पे मनी टू द एक्सपोर्टर्स बैंक इन लंदन। अब बात आती है कि क्या एक्सिस बैंक की हुई मजे मजे में चैरिटी के अंदर ये काम करेगी? नहीं, डेफिनेटली वो अपनी कमीशन चार्ज करेगी। पर मैम कमीशन से क्या होता है? ऐसे तो डूब भी सकता है ना पैसा। तो डेफिनेटली द आईसीआईसीआई बैंक विल कीप सम कोलैटरल, कुछ सिक्योरिटी आपसे लेकर रखेगा कि जस्ट इन केस भाई अगर आपने 6 महीने बाद प्रॉब्लम क्रिएट किया, आपने अगर एक्सपोर्टर का पैसा नहीं दिया,
then it will become our liability, और हम आपके कोई अंकल आंटी तो है नहीं, that's why we should do the favor to you. So that's why you have to keep some collateral, you have to keep some security. So just in case the responsibility comes on the ICICI Bank to make the payment to the exporter, then ICICI will not suffer any losses. वो directly आपके जो भी secured collateral जो भी था उसे liquidate करेगी and will make the payment to the exporter bank. So this is called letter of credit. So letter of credit आपका जो हुआ इंडियन व्यक्ति के बीच में और ICICI बैंक के बीच में हुआ to secure the payment of $1,000 or $10,000. तो यानी कि this letter of credit is expressed or drawn in Indian currency but payable in the फॉरेन करेंसी भी होगा. मतलब आपने इंडियन व्यक्ति को तो आपने बोल दिया कि इंडियन व्यक्ति उसको देगा 10 लाख रुपए और वो आगे अगर मिस्टेक होती है तो वो एक्सपोर्टर बैंक को देगी एक 10 लाख डॉलर्स, है ना. तो इट इज पेएबल इन द फॉरेन करेंसी. ओके, सो ये सब चीजें किस में आ जाएंगी आपकी फॉरेन एक्सचेंज में. तो मैंने आपको ये इतना डिटेल में क्यों समझाया है, इसका रीजन ये है क्योंकि अगेन 1 मार्क्स के लिए पूछे जा सकता है. All right. I'll confirm with your answer, Mohan. Then I'll let you know because that's I really don't know. I have heard about only 2. Maybe you know more than me, so I'll confirm it and I'll let you know accordingly. So point number 3 है अपना, ये बाहर से आ रहा है, मतलब कोई भी ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज drawn by banks or institution or person outside India but payable in Indian currency. मतलब अभी कोई बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है अपना ट्रैवलर्स चेक लेकर, ड्राफ्ट वगैरह लेकर अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह के लिए, तो वो है आपका जो भी एक्सप्रेस था वो तो आपका उसकी जो भी करेंसी उसके अंदर उसने बनवाया होगा बट उसे पेबल होगा इंडियन करेंसी के अंदर. उसको उसका ड्राफ्ट, बाहर से कोई व्यक्ति एक ड्राफ्ट लेकर आ रहा है पेबल इन इंडियन करेंसी, तो वो भी अपनी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आ जाएगा. ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स है अपने फॉरेन करेंसी के. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्रमोशन बोर्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था, जो यहाँ पे सारे जो भी काम है रेगुलेशंस वगैरह के वो करेगा. फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से नाम से पता चल रहा है. These are investors, means they will be investing in the Indian capital market, but they are not individual, they are institutional. मतलब they can be company, they can be bank, they can be any financial institution, they can be a mutual fund, कुछ भी हो सकते हैं, but they are not individuals. तो अगर इनको इंडिया में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. दे शुड गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, FIPB जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, विद सेबी, या फिर 4th आपका एंड नन ऑफ दीज, ऐसे करके आपको मैंने एक एग्जांपल दिया. इनके अलावा भी कुछ आ सकता है. सो आपको ये वाला लाइन जो है ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है. रजिस्टर्ड विद सेबी under Securities Exchange Board of India Foreign Institutional Investors Regulation. So that is how this can be asked for 1 marks question. Foreign portfolio investors, ये भी आपका foreign institutional investors का advanced form है. That is foreign portfolio investors जो होंगे उनको भी सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना है. तो अगेन ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स के लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, है ना. से अगर मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे बोलूं कि मैं एक ऐसा यंत्र बनाना चाहती हूँ, एक ऐसा कुछ मैं गजेट बनाना चाहती हूँ. यू कैन सिट इन दिस एंड यू कैन फ्लाई एंड यू विल बी लाइक, मैम ये तो पता है सबको, हेलीकॉप्टर है, चॉपर्स हैं, एयरप्लेन्स हैं, तो वी कैन सिट एंड वी कैन फ्लाई. बट इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, इफ like 200 back, if I would have asked you this question, or 300 years back I would have asked this question कि I want to make a yantra in which you can sit and fly like a bird, then people will mock around, yeah ये that person has gone crazy, मतलब this is not possible. But still I assure you, no, this will become a reality and I need 1 crore rupees to implement my dream into reality. And you will be like, are you like crazy? Do you really think I'm going to invest my 1 crore rupees in your project? No, it's not going to happen. तो यही होता है अपना इंडिया के अंदर या फिर कहीं पे भी, अगर आपके पास कोई नया, कोई रिस्की बट बहुत अच्छा फ्यूचर पोटेंशियल का आइडिया है, यू वांट टू सेट अप योर ओन स्टार्टअप and you go for traditional funding, like if you go to banks or financial institutions,
सो दे आर डेफिनेटली नॉट गोना इन्वेस्ट इन योर प्रोजेक्ट, बिकॉज क्या होता है, बैंक का पैसा बैंक का नहीं होता, बैंक का पैसा होता है हम लोगों का, हम जैसे लोगों का, जिन लोगों ने उस बैंक के अंदर अपना पैसा डिपॉजिट किया था या इन्वेस्ट किया था। तो बैंक विल सर्टेनली नॉट गोना इन्वेस्ट इन अ रिस्की प्रोजेक्ट जो बैंक को इतना ल्यूक्रेटिव नहीं लगता। बट स्टिल मैं गई फिर अपने जो रतन टाटा है उनके पास में, बिकॉज ही इज अ ब्रेनी मैन, ही अंडरस्टैंड, बिकॉज उन्होंने भी अपना बिजनेस बिल्कुल डाउन से स्टार्ट करके ही टुक दिस बिजनेस टू द पीक लेवल। सो दैट्स व्हाई ही अंडरस्टैंड कि देयर शुड बी अ zeal in a person. If a person is ready to risk, then definitely that person will get rewards. Okay, so there is always more rewards for more risk. मतलब अगर आप ज्यादा रिस्क लोगे then you will be more rewarded. तो for whatever reason is, अगर आप कमाना चाहते हो तो थोड़ा बहुत रिस्क आपको लेना होगा। And Ratan Tata trusted in my project and was like, yeah, I'm hopeful you can make a appliances in which I can sit and I can fly. Okay, so but it's quite a risky project. So I will invest in your project and I will get some ownership right in your company, 40-50%. I will take the ownership. You will have to issue me your instrument in the company, so that अगर ये project future में चल जाता है, if you are like really able to fly your plane in the sky, then we both will be the millionaire. You have the brains, I have the money, so let's work together. This is the concept of venture capital investors. So venture capital investors gone away. These are brainy investors, those believe in the concept that there is no reward without a risk. Okay, if you want to earn more rewards, then you have to take some level of रिस्क। ओके, सो ये होते हैं अपने वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। जैसे अपने इंडिया में भी टाटा वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, उनके अलावा भी काफी सारे हैं जो काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी बना रखा है अपना जो भी इन्वेस्टमेंट का ये प्लेटफॉर्म है स्टार्टअप्स वगैरह के लिए, इंडिया के जो स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। तो अब बात आती है कि ये तो हो गया वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आकर, फॉरेन से आकर किसी इंडियन कंपनी के स्टार्टअप में या फिर अपनी इंडियन कंपनी के किसी रिस्की प्रोजेक्ट के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करता है, देन दिस इज नोन एज फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन। फॉरेन सिक्योरिटी समझने की जरूरत नहीं, वही जो भी शेयर्स स्टॉक वगैरह है, बट दीज आर डिनोमिनेटेड और एक्सप्रेस इन द फॉरेन करेंसी। मतलब आपका एक शेयर का कीमत है 1 पाउंड, that is known as this is a foreign security because the equity share is denominated in foreign currency. गवर्नमेंट रूट मतलब अगर आप इंडिया में पैसा लेकर आ रहे हैं ना, तो बात आएगी अब आप हवाला के थ्रू तो पैसा लेकर आओगे नहीं कि बक्से में बंद करके स्मगलिंग हो गई, समुद्र के रास्ते से पैसा इंडिया आ गया, विच इज नॉट गोना हैपन। हाँ, 90s में ये जरूर होता था जब अपने हवाला के ट्रांजेक्शन अपनी परम सीमा के ऊपर थे। बट अभी कैसे होता है, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूट फॉलो करना होता है। मतलब आपको या तो आप अप्रूवल रूट में आ जाओ या तो फिर आप गवर्नमेंट का वाला जो रूट है आपका जिसमें आ जाओ अप्रूवल रूट में, या फिर आप डायरेक्ट रूट के अंदर आ जाओ। मतलब गवर्नमेंट ने सेक्टर्स डिसाइड कर दिया है कि इन सेक्टर के अंदर आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हो सब्जेक्ट टू द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय फेमा और आरबीआई। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में आते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत है, तो विदाउट अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट आप इसमें इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो दैट्स इट। ये भी 1 मार्क्स के लिए। इम्पोर्ट इंडियन करेंसी, इंडियन रुपीज है ना। ओके, नथिंग इसमें डज नॉट इंक्लूड को आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मार्क कर लेना। इन्वेस्टमेंट ऑन रिपैट्रिएबल बेसिस, वेरी नाइस। अभी अपन सबसे पहले समझेंगे कि रिपैट्रिएबल बेसिस का मतलब क्या होता है। रिपैट्रियल बेसिस का मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने आपने फॉरेन से आकर हमारी इंडियन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट किए। ओके, सो अभी इन्वेस्ट तो आपने कर दिया, अभी 2 साल 3 साल तक आपने अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा। ऑब्वियसली इंडियन करेंसी के अंदर ही इन्वेस्ट करोगे, इंडिया की कंपनी में कर रहे हो कि इंडिया का इक्विटी शेयर विल बी सोल्ड इन इंडियन करेंसी। तो आपने अपना जो भी था इंडिया के के बाद में 5 साल बाद अभी आप अपने पैसे का रिडम्पशन चाहते हैं, मतलब सॉरी शेयर का रिडम्पशन चाहते हैं, अभी आप उस शेयर को बेचकर अपना जो भी रुपीज आएगा वो इंडिया के बाहर लेकर जा सकते हैं। बट वही बात आएगी कि अगर इंडिया के बाहर आप रुपीज लेके चले गए तो वो रुपीज आपके लिए कागज का टुकड़ा है, उससे ज्यादा नहीं है, बिकॉज इंडिया के बाहर रुपीज का कोई रिलेवेंस नहीं होगा। तो आप क्या चाहेंगे कि आप
इंडिया में जो भी रिलायंस का शेयर है, से फॉर एग्जांपल आपने 5 करोड़ के अंदर वो शेयर को बेचा, तो अभी 5 करोड़ को आपको इंडिया के बाहर लेकर जाना है, बिकॉज आपको इंडिया में तो बचना नहीं है, तो बट आर यू गोइंग टू डू दैट मनी इन इंडिया? तो बात आती है कि क्या आप उसे इंडिया के बाहर ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते, और अगर लेकर जाना चाहते हैं तो किस रास्ते से, किस तरीके से आप उसे बाहर लेकर जा पाएंगे। तो उसने बोला कि जब वो शेयर्स इशू किए गए होंगे ना आपको, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे साफ लिखा होगा कि दीज आर रिपेट्रिएबल बेसिस और नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस। सो बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी इन द इंडियन सिक्योरिटी, यू हैव टू रीड द डॉक्यूमेंट्स, द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। अगर वो नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस पर है तो आपका सत्यानाश, अब आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब आपके जो भी 5 करोड़ रुपए है, आप उसे इंडिया में ही कहीं ना कहीं स्पेंड करो, आप उसे इंडिया के बाहर नहीं ले जा सकते। मतलब आप उन 5 करोड़ रुपए को किसी और सिक्योरिटी में या फिर किसी और एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करो जो रिपेट्रिएबल बेसिस पर इन्वेस्टमेंट मांगता है ना। तो बात आती है कि मैम फिर अगेन हमें नहीं समझ आया कि रिपेट्रिएबल बेसिस क्या हुआ। तो इन सिंपल वर्ड्स, रिपेट्रिएबल बेसिस का मतलब ये हुआ कि इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन सम इंडियन सिक्योरिटी, इंडिया में आकर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो 5 करोड़ रुपीज में आपने अपनी सिक्योरिटीज को बेच दिया, अभी ऑब्वियसली कैपिटल मिला होगा इसके ऊपर, देन यू आर सब्जेक्ट टू द कैपिटल गेन टैक्स एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन इंडिया। आपने उस 5 करोड़ में से 30% का अपना जो भी कैपिटल गेन टैक्स, आई एम अज्यूमिंग इट, आई एम नॉट श्योर कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, आई एम अज्यूमिंग इट टू बी 30%। सो 30% आपने उस पर अपना टैक्स वगैरह का पेमेंट कर दिया, तो 5 3 15, यानी कि 1.5 करोड़ आपने इंडियन गवर्नमेंट को दे दिया। अभी आपके पास में 3.5 करोड़ रुपए नेट बच गया। आप उसे अपने जो भी डॉलर्स है, यूरोज है, उसके अंदर आप उसे कन्वर्ट करवाइए, और कन्वर्ट करवाने के बाद आप उसे इंडिया के बाहर डॉलर्स को ले जा सकते हैं। सो दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट ऑन रिपेट्रिएबल बेसिस। सो बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इट बिकम्स द ड्यूटी of the investors to read the prospectus or the offer document carefully. If the offer document says that this investment is on non-repatriable basis, then you will not be allowed to take your money out of India. Then you will have to invest after selling the shares. You will have to further invest it in India in some other properties or in some other securities where the sale proceeds will be repatriable outside India. Okay, so this is known as repatriable basis. तो दो तरह का repatriable होता है, repatriable outside India मतलब इंडिया के बाहर डॉलर्स लेकर जाना, एंड रिपेट्रिएबल इन इंडिया का मतलब जैसे अगर आपने कोई एक्सपोर्ट वगैरह किया था, या फिर आपने फॉरेन में कोई अपना शेयर बेचा था, अपनी प्रॉपर्टी बेचा था, और उसके बाद आप इंडिया में डॉलर्स लाना चाहते हो, देन दिस इज नोन एज रिपेट्रिएबल इन इंडिया। ओके, और अगर आप डॉलर्स को इंडिया के बाहर लेकर जाना चाहते हो तो दिस इज नोन एज रिपेट्रिएबल आउटसाइड इंडिया। तो ये बच्चे हम लोगों के वर्ड्स बार बार बहुत यूज होंगे, तो ये आप लोग प्लीज अपने माइंड में रखना, व्हाट इज रिपेट्रिएबल इन इंडिया एंड व्हाट इज रिपेट्रिएबल आउटसाइड इंडिया। नॉन रेसिडेंट एंटिटी जो कि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है। नॉन रेसिडेंट इंडियन हम लोग आएंगे इसके ऊपर, वापस से रुक जाइए एक बार। पर्सन जस्ट एक बार इसको 1 मार्क्स के लिए मार्क कर लेना। अपन आते हैं अभी दो डेफिनेशंस के ऊपर। पर्सन करने के बाद में पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, नॉन रेसिडेंट इंडियन, अप्रवासी भारतीय, जिसका नाम आपने सुना होगा कि अपने जो एलन मित्तल वगैरह है, मतलब ये सब क्या है, दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल my dad, my father was a citizen of India, but for some business reason or for some other employment reasons, he was now settled in America, or now he's settled in London. Okay, so क्या बोला, means an individual resident outside India who holds the citizenship of India but he is not a resident of India. तो प्लीज लिखेंगे citizen plus person resident outside India. What did I say? I'll come to this point, person resident outside India भी आपको आऊंगी समझाने के लिए। तो क्या हुआ इसका मतलब, citizen plus person resident outside India. This is known as an NRI, अप्रवासी भारतीय, or an overseas citizen of India card holder with
मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप एक्ट, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो भी अपना सिटीजनशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 7A के अंदर जो डिफाइंड है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वो भी आ जाएगा इसकी डेफिनेशन में। यानी कि सिंपल अपना आप इंडिया के सिटीजन हो और आप पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो, देन यू आर एन आर आई। ओके, सेकेंडली आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, आप POI हो, ठीक है, तो भी हम आपको नॉन रेसिडेंट इंडियन बोलेंगे। तो मैंने आपको अपने फादर का एग्जाम्पल बताया, माई फादर होल्ड्स इंडियन सिटीजनशिप बट ही स्टेज इन लंडन, मतलब पिछले 5-6 सालों से माई डैड स्टेज इन लंडन, सो ही विल लूज द रेसिडेंशियलशिप इन इंडिया, मतलब वो इंडिया के रेसिडेंट नहीं होंगे, बट क्योंकि उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप को अभी तक नहीं सेक्रीफाइस किया है तो इनको हम क्या बोलेंगे, ही इज एन NRI, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, बट ही इज अ citizen of India but he is not a resident of India. Secondly इसने बोला अगर आप person of Indian origin, okay, so person of Indian origin का मतलब क्या हुआ, person of Indian origin means a citizen of any other country, okay, so अब क्या हुआ, my dad was like he has not given up the citizenship in India, but since I was born in London, so because of my birthright I acquired the citizenship of इंग्लैंड। ओके, सो मीन्स आई एम अ सिटीजन ऑफ इंग्लैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नहीं होगी, उसके अलावा किसी भी अन्य देश की, क्या हुआ, आई एम अ सिटीजन ऑफ इंग्लैंड, आई एम सिटीजन ऑफ अमेरिका या कुछ भी, है ना, and he is at any time held Indian passport and you are holding the Indian passport। तो ये वाला इंस्टेंस मेरे केस में नहीं लगेगा, ये मेरे डैड के केस में लग सकता है। जैसे क्या हुआ, मेरे डैड आज से 10 साल पहले इंग्लैंड शिफ्ट हुए थे, तो इन्होंने क्या किया, अपनी इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ दी और इन्होंने लंदन की सिटीजनशिप ले लिया, है ना, तो लंदन की सिटीजनशिप है इनके पास में, बट एनी टाइम ही एट एनी टाइम हैड इंडियन पासपोर्ट, मतलब आज से 7 साल पहले जब मेरे डैड लंदन बसे थे तब उनके पास में इंडियन पासपोर्ट था, और अब 8 साल बाद 7 साल बाद उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़कर इंग्लैंड की सिटीजनशिप ले ली है, तो मेरे डैड NRI की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, बिकॉज NRI बनने के लिए माई डैड हैड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, ओके, and person resident outside India, but is in that case my dad has given up the citizenship of England, okay, so that's how my dad is not the citizen of India, but अगर आज से 8 साल पहले ही at any time held Indian passport, yes, my dad when he was an Indian citizen he was holding the Indian passport and on that basis he went to London, without passport so no one can go to London, so that's why my dad will be a person of Indian origin, okay, and next a person of Indian origin कैसे हो सकते हो, he or either of his parents or any of the grandparents was citizen of India। अब ये केस मेरे ऊपर लग जाएगा, मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कैसे हो गई, क्योंकि मेरे डैड इंडिया के सिटीजन थे, आज हो सकता है मेरे डैड ने लंदन का सिटीजनशिप एक्वायर्ड कर लिया है, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम माई डैड, माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडपेरेंट्स, माई ग्रैंडमदर, ही वॉज और शी वॉज अ इंडियन सिटीजन, देन आई विल बी termed as a person of Indian origin, okay, so ये भी आपका 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। और लास्टली आपका स्पाउस जो है वो इंडियन सिटीजन है, ओके, द पर्सन इज अ स्पाउस ऑफ एन इंडियन सिटीजन, okay, then in that case also you will be treated as a person of Indian origin। so ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, this is very 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 important and it can be asked like a case study also, है ना, तो ये आप लोग एक बार ध्यान से देखेंगे इसका मतलब क्या है। और जनरली ट्रस्ट मी आपके CMA फाइनल के अंदर ये पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के ऊपर क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनते हैं, है ना। सो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहा है ना, प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो हमारे लिए प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर था 19 अप्रैल से लेकर, मतलब 2019 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2020, दिस वॉज द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। क्या आप, मैं, हम सब पिछले फाइनेंशियल ईयर में 183 डेज इंडिया में रहे थे? यस मैम, हम तो 365 दिन रहे जब से जन निवासी है, ओके,
So yes, we are person resident in India. Okay, बट इसके साथ में एक बात इसने डाल दी, बट डज नॉट इंक्लूड. ओके, सो मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे से. फॉर एग्जांपल चेतन का, लास्ट ईयर चेतन स्टेड इन इंडिया फॉर 185 days. Okay, so you tell me if he can be treated as a person resident in India. Yes ma'am, because he in the previous financial year he stays in India for more than 182 days, यानी कि 183 days कम से कम इसको रहना मांगता था, and he stayed for 185 days in India. Okay, so he is a Indian person resident in India. He will get the residentialship in India. But on 186th day, he flied away to the US because because he has cleared his exams, and now he has been offered a very lucrative, very achieved job with a very handsome package in the US. तो वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गया है ना, फॉर द रीजन ऑफ. नाउ टेल मी मैम, क्या ये अभी भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया की कैटेगरी में आएगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर, या फिर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो डेफिनेशन है, मतलब इस साल 2020 में हम चेतन को पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बोल सकते हैं क्या? क्योंकि इसने पहली शर्त पूरी करी, ही स्टेड इन इंडिया फॉर 185 days, दैट इज मोर देन 183 days. ओके, सो डेफिनेटली he is a person resident in India, but he will not be treated as a person resident in India because despite staying in India for more than 182 days, he flied out of India for taking up an employment outside India. मतलब इसके इंडिया से बाहर जाने का जो कारण था वो कारण था नौकरी. ओके, या फिर इसका कारण था मैं इंडिया के बाहर जाके लंदन खुद का बिजनेस खोलूंगा. वोकेशन, ये वोकेशन ना बच्चों को ज्यादातर फेल करवाता है. ये वोकेशन वेकेशन नहीं है. वेकेशन का मतलब होता है छुट्टियां. मतलब अगर ये 185 डेज रहने के बाद वेकेशंस के लिए इंडिया के बाहर जाएगा, देन ही इज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. वेकेशन मतलब हॉलीडेज, वेकेशन मतलब छुट्टियां. कितने दिन छुट्टियां बना लेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना. then he has to come back to India. So that vacation नहीं है, ये है vocation. vocation मतलब कोई प्रोफेशन, किसी प्रोफेशनल काम की वजह से बाहर जाके कोई अपना प्रोफेशनल काम करेगा, इंडिया में नहीं करेगा. वहां पे चार्टर सेक्रेटरी का एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो ये अपना वोकेशन, अपनी प्रैक्टिस अभी इंडिया के बाहर करेगा. तो ये व्यक्ति डिस्पाइट ही हैड स्टेड इन इंडिया फॉर मोर देन 182 days, दैट पर्सन विल बी ट्रीटेड एज पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. ओके, सो अगर मैं इसको उल्टी बातों में बात करूं, अगर हम इसे रिवर्स, इसका उल्टा साइड देखें, तो क्या बोला? A person will be treated as residing in India if that person in the previous financial year resides in India for 183 days or more, and the reason of him being going out of India is not for taking up the employment, for not carrying on the business outside India, not carrying out any vocation or practice outside India, तो हम उस व्यक्ति को बोलेंगे कि that person is a person resident in India. So अभी अगर अपन वापस से बात करते हैं चेतन की. Despite staying in India for 186 days, now Chetan has gone outside India, London, Oxford University में इसका एडमिशन हो गया for studies. Now give the answer in the chat room. क्या वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हुआ, या इंडिया का रेसिडेंशियलशिप उसके पास में अभी भी रहेगा? यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स हियर. रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेरी नाइस. क्योंकि स्टडीज डज नॉट कम इन दीज कैटेगरीज. ना एम्प्लॉयमेंट में आता है, ना बिजनेस में आता है, ना वोकेशंस में आता है. लास्टली कोई भी अन्य रीजन जिसकी वजह से ये सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट करती है कि ये भाई साहब अभी अपना परमानेंट स्टे आउटसाइड इंडिया ही करेंगे फॉर एन असर्टेन पीरियड. हो सकता है कि वो थोड़े टाइम बाद इंडिया आ जाए, बट कितने टाइम बाद आएंगे ये अभी हम नहीं बोल सकते. तो मिस्टर अरोड़ा अपना सारा का सारा बिजनेस बंद कर दिया,
ठीक है, अपना सारा का सारा जो भी जमीन था, प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर थी, उन्होंने बेच दिया, और जो भी उनका पैसा था वो उन्होंने डॉलर्स में कन्वर्ट करवा के वो भी इंडिया के बाहर लेकर जाना चाहते हैं। ओके, सो इन्होंने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी कि अभी मैं लंदन जा रहा हूँ, अपने बच्चों के साथ रहूंगा, ना मैं वहां जाके नौकरी करूंगा, ना मैं वहां जाके कोई बिजनेस करूंगा, और ना मैं जाके वहां कोई प्रैक्टिस करूंगा। वहां जाके मैं शांति पूर्वक अपना बुढ़ापा अपने बच्चों के साथ स्पेंड करूंगा। तो इंडिया में वो पिछले साल 1920 फाइनेंशियल ईयर के अंदर 190 दिन रहे, और 191st डे ही फ्लू आउटसाइड इंडिया फॉर एन सर्टेन पीरियड, अपने बच्चों के साथ रहने के लिए अपनी जमीन जायदाद सब बेच दिया। तो सर्कमस्टांसेस ये इंडिकेट करती है कि हो सकता है वो 5 साल बाद आए, हो सकता है 10 साल बाद आए, हो सकता है वो वहीं मर जाए, वो वापस से इंडिया ना आए, है ना। तो इन दैट केस ही विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया फॉर the financial year 2021. Okay, so this is the definition of person resident in India, and this is very important. इसके ऊपर आपको जो मैंने कहानियां बताई है बच्चे, ट्रस्ट मी, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में ड्राफ्ट होकर इसी तरह की केस स्टडीज आपके एग्जाम के अंदर आती हैं। अभी इसके बाद इसने एक और बात बोली। अभी आप बोलोगे ना कि मैम, ये जो हिप्पीज होते हैं ना, ये जो रशियन और ये जो बाहर से लोग आ जाते हैं, ब्राजीलियन वगैरह इंडिया के अंदर, ये तो गोवा में, पुष्कर में, और यहाँ पे जो भी अपने इंडिया के केरला वगैरह की जो जगह है, टूरिस्ट प्लेसेस है, हम यहाँ तो ये 6-6 8-8 महीने तक पड़े रहते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति इंडिया आया, जैसे इवन आई हैव सम few friends of mine, they are in Pushkar, and last year I met them during, because since I do photography also, so during a photo fair लास्ट ईयर इसी टाइम पे नवंबर मंथ के अंदर, एंड दे प्लान टू स्टे इन इंडिया फॉर लाइक 4-5 मंथ्स 7 मंथ्स। वो यहाँ पे अपना वीजा लेकर आए थे। 3 महीने का वीजा मिलता है, एक्सटेंड करवा सकते हो आप जितना चाहो उसका। तो वो अपना वीजा वगैरह लेकर आए थे, एंड दे प्लान अ स्टे इन इंडिया फॉर लाइक 6-7 मंथ्स तक रहेंगे, और उसके बाद दे विल गो बैक टू रशिया, और जो भी कंट्री से वो लोग आए थे दे विल गो बैक टू देयर कंट्री। ओके, सो इन दैट केस इन 19 एंड 20 फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर हम देखें, देन दे स्टेड इन इंडिया फॉर 7 मंथ्स, है ना। तो 3 7 21, यानी कि दैट इज डेफिनेटली मोर देन 182 days। तो विल दे बिकम द पर्सन रेसिडेंट इंडिया ऑन द first condition, which requires that person should be staying in India for at least 183 days. Okay, so since Mr. Alex or Miss Ruby, she stayed in India for 210 दिन, will she or he become a person resident in India? तो इसने बोला no। आप इंडिया में रहे थे 182 डेज से ज्यादा, मतलब 183 डेज और मोर आप इंडिया में रहे थे, बट आपके रहने का जो उद्देश्य था वो एम्प्लॉयमेंट नहीं था, आपका बिजनेस करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, कोई प्रैक्टिस चलाना ऑब्जेक्ट नहीं था, और कोई सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट नहीं करती कि आप इंडिया में परमानेंट रहने वाले हो। मतलब आपने जमीन नहीं खरीद ली, आपने अपना कोई घर नहीं ले लिया, आपने अपने फॉरेन बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करके अपने इंडिया के बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करवा दिया, आपने इंडिया के वोटर आईडी आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया, इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, ऐसा कुछ इंडिकेशन आपकी तरफ से नहीं मिला। तो despite you being stayed in India for more than 183 for more than 182 days, you will be considered as a person resident outside India। तो यानी कि इंडिया आप रहे 183 days, बट रहने का उद्देश्य एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन, या फिर कोई भी ऐसा परिस्थिति जो आपकी इंटेंशन शो करती है कि आप पता नहीं आप कितने साल और इंडिया रहोगे, मतलब सूनर जाने नहीं वाले हो, मतलब बहुत जल्दी आप इंडिया से जाने नहीं वाले हो, देन यू विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ then you will be treated as a person resident in India, otherwise you will not be treated as a person resident in India। Okay, so this is individuals के लिए था, this is was for individuals। next is for the companies, मतलब अगर आपकी कंपनी any पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, पर्सन मतलब आर्टिफिशियल पर्सन, ऑब्वियसली मैं और आप तो रजिस्टर्ड होंगे इन इंडिया के अंदर, तो कोई भी लीगल पर्सन, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, मतलब इट इज एन इंडियन कंपनी, रिलायंस इज रजिस्टर्ड इन इंडिया,
then this is treated as a person resident in India. इसके अलावा अपनी कोई बाहर की कंपनी है, Amazon हो गई या फिर पेप्सी वगैरह, या फिर जो भी बाहर की कंपनी है, they are not registered in India, but they have a branch, they have an office or agency in India which is run or controlled by person resident outside India. मतलब आपने इंडिया में अपना एक ब्रांच ऑफिस खोल दिया, आपने इंडिया में अपनी कोई एजेंसी खोल दिया, बट इसको जो ऑपरेट करा जा रहा है वो जर्मनी से किया जा रहा है. Okay, then also you will be treated as person resident in India. On the contrary, on the reverse side, an office or branch or agency outside India, मतलब रिलायंस की कोई ब्रांच है, ऑफिस है, जो रिलायंस ने जर्मनी ने ओपन किया था, बट उसका कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, मतलब जो उसकी मेन होल्डिंग कंपनी या फिर उसकी मेन जो हेड ऑफिस है आपका, वो आपका हेड ऑफिस कहाँ पे, इंडिया के अंदर है, और आपकी जो ब्रांच है वो आपकी जर्मनी में है. तो वो वाली ब्रांच जो इंडिया के बाहर है, हम उसको भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का स्टेटस देंगे. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर द केस स्टडी पर्पसेस और फॉर एनी अदर 1 मार्क्स क्वेश्चन. इट कैन बी आल्सो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि पीआरआई क्या होता है, आप उसका बताइए. ओके, आउटसाइड इंडिया बिल्कुल सिंपल है. जो परसेंट इन इंडिया नहीं है वो व्यक्ति पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कहलाया जाए. ओके, नेक्स्ट है अपना रिपैट्रिएट टू इंडिया. आई होप आप लोगों को समझ आ गया है. रिपैट्रिएशन का मतलब मैंने आपको बताया था, और 2 तरह से रिपैट्रिएशन होता है, रिपैट्रिएशन आउटसाइड इंडिया और रिपैट्रिएशन टू इंडिया. तो यहाँ पर इसने बोला कि रिपैट्रिएशन टू इंडिया का एक्चुअल मतलब क्या होगा, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ रिपैट्रिएशन टू इंडिया. अगर आप इंडिया के अंदर से फॉर एग्जाम्पल बक्सा भर के $10,000 लेकर आ गए, then will it be treated as repatriation to India? तो no sir, this is not repatriation to India. हम ये आपने repatriate इंडिया के अंदर, हम ये सिर्फ तभी मानेंगे then जब आप वो पैसा इंडिया रियलाइज कर लाए, मतलब डॉलर्स आप इंडिया लेकर तो आ गए, बट आप उसे अपने पास नहीं रखेंगे. यू विल सेल इट टू द ऑथराइज पर्सन सो दैट इट विल गो टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अपना फॉरेन करेंसी की ट्रेजरी है, इट विल ग्रो अप. तो यानी कि आपने जो भी डॉलर्स में कमाया, जो भी आपने इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया था, तो वो पैसा आप इंडिया में लाकर रियलाइज कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक पहुंचा दीजिए, मतलब थ्रू द ऑथराइज पर्सन. मतलब आप अपने 10 करोड़ $10,000 जो थे वो ऑथराइज पर्सन को बेच दीजिए. सो हम मान लेंगे कि दैट यू हैव रिपैट्रिएट द मनी टू इंडिया. अदरवाइज आप पे पेनल्टी लगेगा एंड वी विल ट्रीट इट एज दैट यू हैव नॉट tried or you have not attempted to repatriate money to India. Because repatriation के रूल्स भी आपके ये बोलते हैं कि आपका एक टाइम फ्रेम है कि इतने टाइम के अंदर अंदर आपका पैसा इंडिया में रिपैट्रिएट हो जाना चाहिए, भले वो एक्सपोर्ट मनी था या फिर आपका जो भी तरह का पैसा था. ओके, अब इसने बोला कि नहीं यार, वही वाली बात याद है अपन को लास्ट वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था, चाइना से इंपोर्ट करती हूँ, यूके में एक्सपोर्ट करती हूँ, तो चाइना को मुझे डॉलर्स में पेमेंट करना है और यूके से पेमेंट मुझे डॉलर्स में या यूरोज में रिसीव करना है. तो मैम ये तो बहुत ही घन चक्कर वाली, तो बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात होगी कि मैं वहां से $150 उठाऊं, फिर बैंक को जाके बेचूं, फिर बैंक से करेंसी में कन्वर्ट करवाऊं, फिर $50,000 का पेमेंट करेंसी के अंदर चाइना को करूं. तो आप इसको रिपैट्रिएशन मानेंगे क्या? तो हमने कहा नहीं, इतना हम आपको तकलीफ नहीं देंगे. We just request you to put your realized amount in an account with the authorized person in India. So ऑथराइज पर्सन जो होता है, मतलब जो ऑथराइज डीलर होता है, मैंने आपको बताया था कैटेगरी 1 ऑथराइज पर्सन जो होता है, आप उसके साथ अपना फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकते हैं. और जो भी पैसा आपने रियलाइज किया था, ठीक है, वो पैसा आप अपने अकाउंट में, हम इसे ट्रीट करेंगे दैट द मनी हैज बीन रिपैट्रिएटेड टू इंडिया. ओके, एंड लास्टली इसके अंदर जो पॉइंट है वो यही वाला होगा कि चलो ठीक है, आपने क्या किया, आपने $50,000 कमाया, उस $50,000 में से आपने $40,000 का पेमेंट चाइना को कर दिया. ओके, यू हैव मेड अ पेमेंट वर्थ $40,000 टू चाइना, बिकॉज वो आपके सर पे डेट था. आपको अपना जो भी क्रेडिट था, जो भी डेट, सॉरी नॉट क्रेडिट, जो भी आपका डेट था चाइना का, वो आपको डिस्चार्ज करना था. ओके, सो दैट्स हाउ व्हाट डिड यू डू.
यू रियलाइज द डॉलर्स इन इंडिया, आपने $50,000 रिसीव किया इंडिया के अंदर, रियलाइज किया, एंड उसमें से आपने $40,000 के अंदर अपनी डेट को चुका दिया, जो कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ही डिनोमिनेटेड होगी, डॉलर्स में डिनोमिनेटेड थी। तो हम मानेंगे कि आपने वो $40,000 डॉलर्स थे वो इंडिया में रिपैट्रिएट किए। क्योंकि अगर इसका अपन दूसरी तरीके से देखें तो वो $40,000 एनीवे यू हैड टू मेक द पेमेंट। तो आप क्या करते, पहले $50,000 जाके ऑथराइज पर्सन को बेचते, उसकी जगह रुपीज लेते, फिर अगेन उस रुपीज को कन्वर्ट करवाते डॉलर्स या यूरोस के अंदर, फिर आप उसे चाइना को पेमेंट करते। तो आपने क्या किया, डायरेक्टली आपने काउंटर कर दिया, 50 में से 40 इंडिया के बाहर भेज दिया, और $10,000 को आप $10,000 को या तो आप सेल कर दो, बेच दो, रुपीज में कन्वर्ट करवा लो, या फिर अगर आपका कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट है तो आप उसके अंदर डिपॉजिट करवा दो। देन इट विल बी इक्वलेंट ट्रीटमेंट ऑफ रिपैट्रिएशन टू इंडिया। इफ यू आर out of the realized money, you are making a payment of the debt which is denominated or which is expressed in the foreign currency. Okay, so repatriate to India, again it is important, 1 marks से 3 marks तक का question इसके ऊपर आपका पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है अपना सेक्शन नंबर 3, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। तो मैंने आपको बता दिया था इंडिया में ऑथराइज पर्सन के अलावा कोई अन्य व्यक्ति फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। डीलिंग मतलब बाय एंड सेल करना, डीलिंग और transferring any foreign exchange or foreign securities by any person not being an authorized person आप allowed नहीं हो। किसी भी व्यक्ति को पेमेंट बनाना, पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो आप अपने आप से नहीं कर सकते, आप करोगे। मतलब अगर आपको किसी व्यक्ति को पेमेंट करना है इंडिया के बाहर, तो आप उसको डायरेक्टली एक डब्बे में डालकर और उसको इंडिया के बाहर कुरियर नहीं कर सकते हो डॉलर्स को। आपको किसी ऑथराइज पर्सन, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर या किसी बैंक या किसी ऐसे ऑथराइज चैनल के द्वारा आपको उसे ट्रांसफर करना होगा। रिसीव भी नहीं कर सकते, मेकिंग पेमेंट और रिसीविंग अदरवाइज देन थ्रू द ऑथराइज पर्सन, या यूरोज में, डॉलर्स में मनी करेंसी या फिर यूरोज में कोई करेंसी आप रिसीव भी नहीं कर सकते। ठीक है, that's it. Entering into the financial transaction in India as considered for or in association with the acquisition or creation or transfer of a right to acquire any assets outside India by any person। मतलब आप किसी भी ऐसे financial transactions को नहीं कर सकते या फिर किसी व्यक्ति के साथ एसोसिएट करते हुए आप ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, जिसका इफेक्ट क्या होगा, द इफेक्ट विल बी एक्विजिशन, क्रिएशन और ट्रांसफर ऑफ राइट टू एक्वायर एनी एसेट्स आउटसाइड इंडिया। मतलब आप जमीन नहीं खरीद सकते इंडिया के बाहर अपने आप से, आपको उसके लिए भी जो ऑथराइज पर्सन है उसके थ्रू ट्रांजैक्शन करना होगा। होल्डिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 4, सेक्शन, कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन जो कि रेसिडेंट इन इंडिया है, shall acquire, hold, own, possess or transfer any foreign exchange, foreign security or immovable property situated outside India except these ways। मतलब आप इस तरह से रखना चाहें तो आप रख सकते हो, इसके अलावा आपको अलाउड नहीं होगा विदाउट द परमिशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, so the term regulation relating to acquisition and transfer of immovable property outside India, such acquisition by a person resident in India would require the prior approval of the Reserve Bank of India. Okay, so आप यहाँ पे हिंदी में लिख लीजिए, कोई भी immovable property का acquisition या फिर transfer बिना RBI की अप्रूवल के नहीं हो सकता। प्रायर अप्रूवल है, मतलब आप खरीदने से पहले RBI की अप्रूवल होगी और आपका प्रोडक्ट जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका आप डिस्क्रिप्शन दोगे आरबीआई को, एंड वंस यू ऑब्टेन्ड दी अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देन यू कैन डू दैट एक्विजिशन ट्रांजैक्शंस। ओके, बट नीचे लिखे हुए 4 केसेस में इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉपर्टी विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया यू डू नॉट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ आरबीआई, जस्ट आपको उसे नोटिफाई करना है। पहली बात तो कौन सी, प्रॉपर्टी हेल्ड आउटसाइड इंडिया बाय अ फॉरेन सिटीजन रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब अपने मिस्टर पैट्रिक थे, है ना, जो कि यूएस में रहते थे, उन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल यूएस में
बिताए और वहां पे उनकी जमीन भी है, घर भी है, उनका बिजनेस भी था। अभी जस्ट फॉर एनलाइटमेंट पर्पसेस का मतलब क्या हुआ कि वो अपने आप को मेडिटेशन में, इंडिया का जो योगा है अपना, हिमालयस का, साउथ का, उसमें इंडल्ज करना चाहते हैं। वो अपना बुढ़ापा wants to spend with full peace. Okay, so इन्होंने क्या किया, अभी वो इंडिया आ गए, मतलब ही इज अ फॉरेन सिटीजन बट ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब वो ये इंडिया में 183 डेज या उससे ज्यादा के समय के लिए वो इंडिया रह रहे हैं। तो अभी हमने क्या बोला, नो इन इंडिया ओन, ये वाला वर्ड पढ़ेंगे आप लोग प्लीज। नो पर्सन इन इंडिया, रेसिडेंट इन इंडिया कैन, है ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला पॉइंट समझ आया, इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसने फर्स्ट लाइन में आपको स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि कोई भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ओन नहीं कर सकता इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। अगर आप ऐसा करते हैं देन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ओके, ये वाला आप लोग 1 मार्क्स के लिए मार्क कर लेना। 5 years की अप्रूवल है, मतलब अगर 5 साल तक की लीज पे लेते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इट इज अलाउड, इट इज नॉट प्रोहिबिटेड। ओके, अगर 5 साल से ज्यादा के लिए लेते हो तो फिर वापस से वो आपकी परमिशन वाली स्टेज पर आ जाओगे कि आपको आरबीआई का अप्रूवल है। तो इसमें क्या हुआ, मिस्टर पैट्रिक ओइंग अ प्रॉपर्टी इन लंडन, है ना, ही कैन नॉट ओन बिकॉज ही इज अ रेसिडेंट इन इंडिया, बट इसमें क्या हुआ, बिकॉज ही हैज नॉट गिवन द सिटीजनशिप ऑफ लंडन, दैट्स व्हाई ही विल बी allowed to hold the property or to own the property outside India despite he being the resident in India. Getting my point? अगर अभी ये अपना दूसरा मुद्दा हो, अगर मिस्टर पैट्रिक हैज गिवन अप द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ऑफ लंडन, sorry yaar, of England, and he has got the citizenship of India and he's a resident of India, then section 4 will bind him to owning the property outside India without the approval या prior approval of the Reserve Bank of India. So अपने केस में क्या हुआ, he has not given up the citizenship of England and he is a resident in India because वो पिछले 2 सालों से इंडिया रह रहे थे, परमानेंट स्टे के लिए आ गए यहाँ पर। उनको लगता है कि अब मैं यहाँ पे पूरा जिंदगी भर बुढ़ापा अपना यहीं पे निकालने वाला हूँ, तो दैट्स व्हाई ही इज ट्रीटेड एज अ रेसिडेंट इन इंडिया। या फिर वो अपनी जो भी वोकेशन है, वो अपना जो भी प्रोफेशन है, जो भी अपना मेडिटेशन का बिजनेस है, या फिर जो भी वो इंडिया के अंदर अब कर रहे हैं, तो एक तरह से उनका ये resident in India है, but he has not given up the citizenship in London. That's why he will be allowed to keep that property in his possession. Okay. Secondly, property acquired by a person on or before 8 July 1947. ये 1947 तो ये बहुत की खास सा साल लगता है। इस साल में क्या हुआ था, इंडिया गॉट इज इंडिपेंडेंस। ओके, और आपको पता होगा कि इंडिया का पार्टीशन भी हुआ था, है ना। उसके अलावा भी कई सारे ऐसे इंडिया के जमींदार वगैरह थे जिन्होंने लंदन में भी अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह बनाई थी। तो बोला कि वो प्रॉपर्टी तो जो आपने 8 जुलाई 1947 के पहले एक्वायर किया था, यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड दिस प्रॉपर्टी। बस आपने जब बंटवारा हो गया, आपने तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सूचित कर दिया कि आई हैव सम प्रॉपर्टी इन लंदन, देन यू कैन कंटिन्यू holding this property because that time you held the property in London with the permission of the Reserve Bank of India. But इतना है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 8 जुलाई के पहले पहले परचेज्ड होना चाहिए, और उसके बाद आप उसे अपने पास रखना चाहते थे तो रखने के लिए आपने आरबीआई का अप्रूवल ले लिया। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस फ्रॉम द पर्सन रेफर्ड टू इन अबोव। नाउ अपना मेघा के दादाजी थे जिन्होंने, जो कि इंडिया के बहुत बड़े जमींदार वगैरह होते थे, तो यहाँ पे उसको उनको है ना, यहाँ के जो भी थे ब्रिटिशर्स वगैरह थे, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से लंदन में एक जमीन गिफ्ट के तौर पर दी गई। होता था, देते थे, जो भी रजवाड़ीज वगैरह होते थे उनको ब्रिटिशर्स एंटाइज करने के लिए बहुत गिफ्ट वगैरह इस तरह के दे दिया करते थे, राइट। तो अभी उनको प्रॉपर्टी है विच इज सिचुएटेड इन लंदन। अभी उन्होंने अपना जो भी वसीयत लिखा, उस वसीयत के द्वारा मेघा को वो प्रॉपर्टी मिल गई दादाजी के हाथों से, दैट प्रॉपर्टी कम्स टू मेघा, यानी कि वसीयत में, इनहेरिटेंस में वो प्रॉपर्टी आई थी। देन दिस विल बी then this will be treated as that Megha can
कीप दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज फर्स्टली तो इसने एक्वायर नहीं की थी प्रॉपर्टी, किसी ने एक्वायर किया था और उसने उसे वसीयत के तौर पर ट्रांसफर कर दिया या फिर गिफ्ट के तौर पर ट्रांसफर कर दिया. इन बोथ द केसेस शी कैन कंटिन्यू होल्डिंग द प्रॉपर्टी. Property purchase out of the funds held in resident foreign currency account. Okay, so वही आपने जो अपने ऑथराइज डीलर्स के साथ अकाउंट्स वगैरह खोले हुए थे ना, आपका जो भी डॉलर्स यूरोस उसके अंदर पड़ा हुआ था पैसा, आपने उस मनी से आपने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर किया, देन यू कैन कंटिन्यू होल्डिंग दैट प्रॉपर्टी एंड फॉर दैट यू डोंट नीड एनी अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. फिर ये सेक्शन 4 आपका इंपॉर्टेंट है, दैट कैन बी आस्क्ड, पूछा जा सकता है एक डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पर. आई होप जो जो चीजें मैं अंडरलाइन करती हूँ आप भी साथ के साथ अंडरलाइन करते हैं. जैसे मैं जिस भी चीज को पिंक करती हूँ प्लीज आप भी उसे पिंक किया करो, सो दैट आप लोगों के नोट्स थोड़े इजिली बन जाएंगे. फेस्टिविटीज आई वॉज नॉट एबल टू मेक द नोट्स ऑफ फेमा. आई ट्राई, अगर मैं बाद में बना लेती हूँ. वैसे कंपटीशन एक्ट के तो है मेरे पास मोस्टली बने हुए, पिछले वाले जो लेक्चर लिया था मैंने, एक्चुअली पिछला लेक्चर फेमा का भी बुक से ही लिया था, तो इसलिए पिछली बार भी नहीं बने थे इसके नोट्स ना. सो कोई ना, कंपटीशन एक्ट के तो है अपने पास नोट्स, तो लेट्स सी, देखते हैं. ये वाला देखिए, व्यक्ति सेल कर सकता है इंडिया में. मतलब मैं फॉर एग्जांपल बाहर घूमने गई थी, है ना, तो घूमने जाने के लिए मुझे $1,000 की जरूरत था. तो मैंने क्या किया, मैंने 70,000 रुपए बैंक को दे दिए और उस बैंक के बदले में सॉरी उस रुपीस के बदले में बैंक ने मुझे $1,000 दे दिया. दैट कैन बी यूज बाय मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आउटसाइड इंडिया. तो व्हाट डिड आई डू, आई परचेज्ड द फॉरेन करेंसी, या फिर इन अदर वर्ड्स आई ड्रॉ द फॉरेन करेंसी फ्रॉम द ऑथराइज्ड पर्सन. अभी आई स्टेड इन अमेरिका फॉर लाइक 7 days, अभी वापस मैं आ गई, तो आउट ऑफ दो $1,000 मैंने $700 खर्च किया और $300 मेरे पास अभी भी रखा है. तो मैं क्या करूंगी, व्हाट आई एम सपोज टू डू विद डॉलर्स इन इंडिया. नोबडी इज गोना रिसीव इन डॉलर्स. जाके दुकान पे बोलूंगी भैया 1 किलो सब्जी देना और लो $1 ले लो, तो नोबडी इज गोना एक्सेप्ट दैट डॉलर्स. तो मैं क्या करूंगी, बचे हुए डॉलर्स को वापस से ऑथराइज पर्सन को बेच दूंगी एट द प्रिवेलिंग रेट. मतलब उस दिन की जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा होगा मैं उसे बेच दूंगी. एंड दिस इज नोन एज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. हमने अपनी प्रीवियस क्लास में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के कई सारे एग्जांपल्स देखे थे. घूमने जाना, कॉन्फ्रेंसेस है बिजनेस के लिए, या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, या फिर आपके पेरेंट्स या बच्चे इंडिया के बाहर रहते हैं, उनको आपको खर्चा भेजना है डॉलर्स या यूरोस के अंदर. तो ये सभी ट्रांजैक्शन या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, तो दीज ऑल ट्रांजैक्शंस आर टर्म्ड एज करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस. ओके, तो अभी इसने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिक के भले के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ सलाह मशवरा करते हुए इन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या हुआ, अभी अभी मिस्टर अंबानी है यार, इनके पास तो कोई पैसों की कमी नहीं है, तो ये क्या करेंगे, ये तो हर 2 महीने बाद, हर दो चौथे दिन 5वें दिन इनका तो क्या होता है, ब्रेकफास्ट करने का मन करा, क्योंकि लंदन का पिज्जा उस पिज्जा पार्लर के लिए बहुत अच्छा है, चलो फ्लाई टू लंदन. तो मतलब इनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं होगा कि तो ये $10,000, $50,000, ये 25 लाख से कितना भी साल का खर्च कर सकते हैं. तो गवर्नमेंट ने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया $2.5 लाख का. मतलब अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन के बिना करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस करना चाहते हो तो लिमिट है आपकी $2.5 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर. आप बोलोगे मैम इससे तो मुकेश अंबानी का तो क्या ही होना है, ठीक है अलाउड है आप करो, बट आपको 2.5 लाख से डॉलर से ज्यादा करना है, देन यू हैव टू ऑब्टेन दी प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो ये अपनी लिबरलाइज स्कीम आई थी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए, जिसमें ये बताया गया था कि एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है कि $2.5 इज लाइक अ बिग अमाउंट. हम ये भी नहीं चाहते कि आप लोग खर्चा करो बाहर जाकर, इंडिया के जो फॉरेन करेंसी का ट्रेजर है, खजाना है, अकाउंट है, वो आप खाली कर दो. ओके, so the law in this regard current account transactions is found in the FEMA current account rules. तो ये लाइन आप लोग काट दो बिकॉज मुझे लगता नहीं आप लोगों को याद होगा. तो इसमें करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस रूल्स के अंदर 3 शेड्यूल्स बने हैं, शेड्यूल 1, 2 एंड 3. ओके, तो तीनों शेड्यूल को आप अपन 1 by 1 पढ़ते हैं. सबसे पहला
आपका शेड्यूल 1 है, इट स्पेसिफाइज द ट्रांजैक्शंस विच आर प्रोहिबिटेड। बच्चे प्लीज इसे अंडरलाइन करना, क्योंकि ये आपका 1 मार्क्स के लिए तो जरूर पूछा जा सकता है। मतलब शेड्यूल 1 में वो ट्रांजैक्शंस आएंगे जो आप कर ही नहीं सकते। सट्टा लगाना, लॉटरी टिकट्स परचेज करना, घोड़ों की जो रेस है उसके ऊपर पैसा लगाना, लॉटरी के टिकट्स खरीदना, अपनी खुद की ही जो आपकी होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है या फिर आपका ज्वाइंट वेंचर है उसको एक्सपोर्ट पे कमीशन देना। मतलब अभी आप एक लॉजिक सोचो, आप अपने पापा को सामान बेच रहे हो और पापा के सामान के ऊपर ही बोलोगे कि मैंने पापा को कन्विंस किया था ना सामान खरीदने के लिए, इसलिए उन्होंने मुझे कमीशन चार्ज किया, है ना। तो ये नहीं चलेगा यहाँ पर। अगर आप अपनी खुद की ज्वाइंट वेंचर को और होली ओन सब्सिडी के साथ में कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर कोई कमीशन अलाउड नहीं होगी। मतलब आप डॉलर्स में कमीशन दे रहे हो तो वो कमीशन अलाउड नहीं होगी। इनकम फ्रॉम रेसिंग, राइडिंग, परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट थ्रू रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, ये बहुत पुराना था, एक ट्रीटी था गवर्नमेंट का, दिस इज नॉट इवन अलाउड। ओके, सो ये कुछ ट्रांजैक्शंस है जिसे आप 1 मार्क्स के लिए मार्क करो, ये आप कर ही नहीं सकते। विद और विदाउट परमिशन की कोई बात ही नहीं है, यू कैन नॉट डू सच ट्रांजैक्शंस। ओके, इसके बाद आता है अपना शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 बोलता है कि आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अप्रूवल लेना होगा बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट। आई सपोज मेघा तुमसे कुछ रॉन्ग बटन्स दब रहे हैं बच्चे यहाँ पर। सो शेड्यूल 2 क्या बोला? शेड्यूल 2 specifies the transactions which are subject to the approval of Reserve Bank of India. शेड्यूल 2 के अंदर वो ट्रांजैक्शंस आएंगे जिसके लिए आपको अप्रूवल लेना होगा। जैसे कल्चरल टूर्स करे आपने, है ना। कल्चरल टूर्स मतलब इंडिया के कल्चर को दिखाने के लिए, जैसे कई फोक डांसर्स वगैरह जो होते हैं इनके टूर्स वगैरह होते हैं, इसमें आपको अप्रूवल लेना होता है। एडवर्टाइजमेंट इन फॉरेन मीडिया, प्रिंट मीडिया बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब हमारे देश की सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो हो गई अपनी बीएसएनएल या ये जो दूसरी वगैरह वगैरह हो गई, रेलवेज वगैरह, इन्होंने कोई पब्लिक एडवर्टाइजमेंट देना था लंदन के न्यूज़पेपर में, तो ऑब्वियसली खर्चा डॉलर्स के अंदर होगा, है ना। इसके बाद में कहाँ गया, रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। फ्रेट मतलब किराया भाड़ा, वेसल मतलब जहाज हायर किया था किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने, और उसका जो भाड़ा, उसका जो किराया था, अगर वो डॉलर्स या यूरोज में जा रहा है तो आपको अप्रूवल लेना होगा। पेमेंट ऑफ ओशियन फ्रेट बाय द गवर्नमेंट और द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, remittance of prize money exceeding $1 lakh for sponsorship of sports, etc. Since the type of transaction in schedule 2 related to the government entities, आप यहाँ पे सब जगह देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको स्टेट गवर्नमेंट आ गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या कल्चरल टूल्स भी ऑब्वियसली देश के कल्चर को वहां पे शो करना है। तो यहाँ पे आपको किसकी अप्रूवल लेना होगा? आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना होगा। बच्चे यहाँ पर आप GOI करिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखिए, है ना। So, Schedule 2 related to the government entity and are subject to the uh, rules and regulation of government entity. So, the approval of GOI is required, है ना। तो ये आपका टाइपिंग एरर है, ये RBI की जगह पे GOI लिख लीजिए। 1 second. Schedule 3 requires RBI approval, yes. Schedule 1 is prohibited. Schedule 2 requires government approval. अप्रूवल। जो मैंने आपसे लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के बारे में बात किया था ना कि फॉर अप टू $250,000 आप इन फाइनेंशियल ईयर विड्रॉल कर सकते हो, और उसके बियॉन्ड करोगे तो आरबीआई का अप्रूवल होगा। दैट इज रिटर्न अंडर शेड्यूल नंबर 3। तो दिस इज अ मिसप्रिंट हियर। आते हैं अपन अपने शेड्यूल 3 के ऊपर। शेड्यूल 3 रिलेट्स टू द ट्रांजैक्शंस इन विच अपर सीलिंग हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। तो अपर सीलिंग की जगह पे आप इक्विवेलेंट करेंसी लिख सकते हैं, $250,000 और इक्विवेलेंट करेंसी मतलब डॉलर्स के इक्विवेलेंट जो भी $2.5 के बराबर हुआ कोई और करेंसी के अंदर। कहाँ गए हम लोग? हाँ, with regard to the transaction type, the foreign exchange today for a transaction is permissible if there are no specific restrictions. The author would be making available subject to the applicant furnishing a declaration for compliance with FEMA.
and compliance with remittance of taxes applicable. Okay, तो इसमें ये बोला है कि आपकी ट्रांजैक्शन आप विदाउट लिमिट कर सकते हो। हम ऐसा नहीं बोलते कि $2.5 लाख तक ही करोगे, बट अगर आपको उसके ऊपर चाहिए तो आपको परमिशन लेना होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, है ना। जैसे फॉरेन ट्रैवल हो गया, फॉरेन ऑफिशियल ट्रिप्स हो गया, गिफ्ट्स हो गया, डोनेशन हो गया, है ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हो, आपको अपने क्लोज रिलेटिव्स के लिए खर्चा बाहर भेजना है, आपको वहां पे जो भी कमीशन ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट्स है, मतलब अपने यहाँ पर इंडिया में डीएलएफ है जो रेसिडेंशियल फ्लैट्स बनाने का काम करती है कंपनी, तो इनके जो फ्लैट्स होते हैं ना जनरली इसमें एनआरआई या फिर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया काफी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इनको क्या करना होता है, लंदन में जहाँ पे बहुत सारे अप्रवासी भारतीय, कनाडा में, तो ये क्या करते हैं वहां पे अपने एजेंट चूज करके रखते हैं, जैसे रियल एस्टेट एजेंट्स वगैरह, और इन एजेंट्स का काम होता है कि उन एनआरआईज वगैरह को एंटाइज करना, उन लोगों को ये बताना कि दे वाई शुड दे इन्वेस्ट इन इंडियन फ्लैट्स में, उनको कितना बेनिफिट है, इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी के प्राइसेस आर राइजिंग अप एवरी ईयर मोर एंड मोर, सो इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो फॉर दैट अ रीजन हम लोगों को उस कमीशन एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा, है ना। इंडिया में भी यही होता है कि घर लेने जाते हो तो जो भी आपका जमीन का आपका एजेंट था जिसने मकान मालिक को और किराएदार को मिलाया था या फिर सेलर और बायर को मिलाया था, दैट पर्सन चार्जेस सम कमीशन, but that happens in Indian currency, but it is happening in the foreign currency. तो डीएलएफ को करेंसी के ऊपर फॉरेन कमीशन देना पड़ेगा फॉरेन करेंसी के अंदर फॉर द सेल ऑफ द रेसिडेंशियल फ्लैट्स, देन दिस इज टर्म्ड एज अ करंट अकाउंट। $2.5 लाख तक एक साल में, उससे बियॉन्ड करोगे तो आरबीआई का अप्रूवल लेना होगा। कंसल्टेंसी सर्विसेज देना, रिएम्बर्समेंट ऑफ द प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, फॉरेन स्टडीज, मेडिकल अब्रॉड, फॉरेन एक्सचेंजेस अवेलेबल एज पर शेड्यूल 3। मतलब ये सभी कारण की वजह से अगर आप विड्रॉल करते हो फॉरेन एक्सचेंज तो आप $2.5 लाख तक इन फाइनेंशियल ईयर कर सकते हैं विदाउट द अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड बियॉन्ड दैट यू विल हैव टू ऑब्टेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल। तो डियर मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से मार्क कर रही हूँ, जिससे इसको इंपॉर्टेंट मार्क नहीं किया था, आप शेड्यूल वाइज इसे मार्क कर लेना। अगर मैं आपको नोट्स देती ना, मैं आपको बस वही पैराग्राफ में बनाकर देती, सो दैट सिंस आई हैव नॉट शेयर द नोट्स विथ यू, सो मैं आपको मार्क कर देती हूँ। तो पहला तो यहाँ पर ये 3 शेड्यूल्स है, इसको मार्क करो, ठीक है। इसके बाद में शेड्यूल 1 प्रोहिबिटेड का, वो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला मार्क करिए शेड्यूल 2 का, वो अपना आ जाएगा, ये अंडरलाइन कर लेना। गवर्नमेंट एंटिटीज, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, इसे अंडरलाइन कर लेना। शेड्यूल 3 रिलेट्स टू द ट्रांजैक्शंस, अपर लिमिट के यहाँ पर आप $2.5 लाख लिख लेना। इसके ऊपर जाओगे तो अप्रूवल लेना होगा। कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि नहीं कर सकते इस 2.5 लाख से ज्यादा, करिए, बट आपको बस एक एप्लीकेशन देना होगा कि आप इतना करना चाहते हैं, एंड उसके अप्रूवल के बाद आप कर सकते हैं, ओके। और ये सारे ट्रांजैक्शंस है अपने जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस की लिस्ट की, ओके। सो यहाँ तक आप मार्क करेंगे प्लीज। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, जो मैंने आपकी पिछली वाली क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होगा, कोई व्यक्ति जो कि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, उसके एसेट्स और liabilities are being affected in India, okay. So this is known as a capital account transaction, and the reverse holds true here as well, कि अगर कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है और उसके कोई एसेट्स और उसकी कोई लाइबिलिटी विच आर बीइंग अफेक्टेड आउटसाइड इंडिया, पर्सन रेसिडेंट just outside India, then these transactions are termed as capital account transactions. Like जमीन खरीदना, है ना, इंडिया के बाहर जाके लोन देना किसी व्यक्ति को, इंडिया के बाहर के इंडिया के बाहर के एंटिटीज में बाय मी और बाय यू,
बिकॉज हम कौन है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, तो हमने ये जो भी ट्रांजैक्शंस किया, दीज ऑल ट्रांजैक्शंस आर टर्म्ड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ओके, वैसे अगर बाहर से अपने एलेक्सा आती है और एलेक्सा अगर इंडिया में जमीन परचेज करती है, देन फॉर हर इट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ओके, सो कोई भी व्यक्ति है जो भी सेल या विड्रॉ करना चाहता है फॉरेन एक्सचेंज फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, तो वो उसे ऑथराइज डीलर के थ्रू करना होगा। वो तो आप लोगों को पता ही है, आप बक्से में भर के किसी को आदान प्रदान नहीं कर सकते फॉरेन करेंसी का। whatever money will come to India through the authorized person and whatever money goes out of India will through the authorized person. Okay. फर्दर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ रूल्स बनाए हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस रूल्स कहे हैं, और बताया है कि कौन कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं जो परमिशेबल हैं और कौन कौन से कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस हैं जो प्रोहिबिटेड है। ओके, और उनकी लिमिट भी बता दी है कि कितनी लिमिट तक एडमिशिबल होगा, और उस लिमिट के ऊपर जाते हुए आपको अप्रूवल लेना होगा। Provided that the Reserve Bank shall not impose any restriction on draw of foreign exchange due to account of amortization. छोड़ दो। इसके बाद आते हैं without prejudicial to the generality of the provision. The Reserve Bank, यहाँ से मार्क करना, the Reserve Bank may by regulation prohibit, restrict or regulate the following. मतलब आपके ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिसीजन वेरी करेगा। वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, कुछ रेगुलेशंस है वो आपको बता सकती है, और अगर उसे ट्रांजैक्शन गलत लगा तो उसे वो मना भी कर सकती है, प्रोहिबिट भी कर सकती है। कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस? ट्रांसफर और इशू ऑफ एनी फॉरेन सिक्योरिटी बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने कोई इशू किया सिक्योरिटी, है ना, या फिर उसने जीडीआर वगैरह जो भी फॉरेन सिक्योरिटीज वगैरह इशू किया, या फिर किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर, इसके ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सेबी उसके आरबीआई के लगेंगे। आरबीआई विल रेगुलेट दिस ट्रांजैक्शंस। ट्रांसफर और इशू ऑफ एनी सिक्योरिटी बाय अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब बाहर से कोई व्यक्ति ने आकर इंडिया में सिक्योरिटी यानी आईडीआर वगैरह इशू करा, तो अगेन इसके ऊपर भी आपका आरबीआई का रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है ट्रांसफर और इशू ऑफ एनी सिक्योरिटी और फॉरेन सिक्योरिटी बाय एनी ब्रांच ऑफिस और एजेंसी इन इंडिया of a person resident outside India. Any borrowing or lending, foreign exchange in whatever term, foreign exchange तक मार्क कर लो, मतलब एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ने फॉरेन करेंसी में लोन लिया या लोन दिया, इट विल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। एनी बोरोइंग और लेंडिंग इन रुपीज, ठीक है, बिटवीन अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब बाहर से एलेक्सा ने आकर मेगा को लोन दिया, ओके, बोरोइंग दिया या उससे बोरो किया, एलेक्सा मेगा से बोरो करके ले गई या फिर इंडिया में आकर लैंडिंग करके मेगा को उधार देके गई, लैंड करके गई मनी, देन बोथ द ट्रांजैक्शंस आर कंसिडर्ड एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। डिपॉजिट्स को अंडरलाइन कर लो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ द फॉरेन करेंसी और फॉरेन नोट्स को अंडरलाइन कर लो, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया अदर देन अ लीजिंग, लीज नॉट एक्सीडिंग 5 years, जो मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। सो इसमें क्या हुआ कि अगर आपने प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है इंडिया के बाहर ट्रांसफर किया, मतलब आप ऑलरेडी होल्ड करते थे वो प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर और आपने वो किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया, है ना, तो दिस इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, और आपको जो भी आरबीआई के रूल्स रेगुलेशंस हैं इन दिस रिगार्ड यू हैव टू कंप्लाई विद दिस। ओके, बट अगर आपकी कोई ऑलरेडी प्रॉपर्टी थी इंडिया के बाहर और आपने उस प्रॉपर्टी को लीज आउट किया, है ना, अप टू 5 years तक, देन नॉट बी ट्रीटेड एज अ, मतलब उसके ऊपर अब आपके कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के जो भी रूल्स है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो लीज आउट अप टू 5 years तक आप कर सकते हो, तो ऑब्वियसली मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अपना ये जो 5 years वाला है आप इसे 1 marks के लिए मार्क करेंगे प्लीज। गिविंग गारंटी या सिक्योरिटी, मतलब एलेक्सा ने लोन नहीं दिया, एलेक्सा ने गारंटी दिया, मैंने लोन नहीं दिया, मैंने गारंटी दिया, इन बोथ द केसेस मेरे ऊपर भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस रूल्स गवर्न करेंगे। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन 5 से 6 marks के लिए पूछा जा सकता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कौन कौन से हैं जो कि आरबीआई जिनके ऊपर रूल्स
so sorry, because of some technical fault, the class I got automatically I was removed from the class. Then I've joined back. So there was some technical problem there. I don't know what happened. अचानक से. So I'm again sharing the screen with you. I hope the screen is visible to all of you. Okay. Please tell me if the screen is visible. Yeah. Okay. Thank you so much, Chetan. Okay. So हम start करते हैं अपना. वापस से हम यहाँ पे बात करते हैं. मतलब फॉरेन करेंसी अकाउंट आपने जो ओपन किया था वो तब किया था व्हेन यू वर अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस ट्रांजैक्शंस. Income earned through employment or business or practice outside India or taken up or commenced such person was resident outside India. Commenced when करिए which की जगह when such person was resident outside India, or from investment made while such person was resident outside India, or from gift or inheritance received while such person was resident outside India. यानी कि मैं 10 साल तक मैं जर्मनी के अंदर जॉब करती थी और वहां पे मैंने अपनी कोई इनकम अर्न करी थी. ऑब्वियसली मैंने अपनी सारी इनकम उड़ा तो दी नहीं होगी, कुछ मैंने सेविंग्स वगैरह किया होगा, तो वो अभी मैंने इंडिया लेकर आई तो मैं उसे अपने पास रख सकती हूँ. रीजन भी क्योंकि वो इनकम मैंने तब अर्न किया था जब मैं इंडिया की पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं थी. किसी बिजनेस की वजह से अर्न किया था, एम्प्लॉयमेंट किया, प्रैक्टिस वगैरह की वजह से मैंने किया था. देन आई कैन कंटिन्यू होल्डिंग सच income which was earned by me when I was a person resident outside India. So when I become a person resident in India, I can continue holding such investments. Next is foreign exchange, including any income arising therefrom and conversion or replacement or accrual of the same held outside India by a person resident in India acquired by way of inheritance. यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लो, ये अपने मुद्दे का था. आपने एक्वायर्ड किया मतलब आपको इनहेरिटेंस में मिला, वसीयत में मिला, आपने खरीदा नहीं है. यू गॉट दिस, यानी एक्वायर्ड मीन्स यू गॉट बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, सो आपको वसीयत के अंदर कुछ मिला, फॉरेन एक्सचेंज है ना, वो कुछ भी हो सकता था. आपको आपके दादाजी ने, आपके पिताजी ने, किसी ने भी आपको वसीयत में दिया जो कि पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है. देन यू कैन कंटिन्यू होल्डिंग सच इनकम और जो भी है फॉरेन एक्सचेंज वगैरह. ओके, ये वाला देखते हैं हम लोग. हो गया रेसिडेंट वाला, वही है, सेम ही ऑलमोस्ट. अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया may hold, own, transfer or invest in the Indian currency, security or any immovable property situated in India if such currency, security or property was acquired, held or owned by such person when he was resident in India or inherited from a person who was resident in India. Okay, मतलब कोई व्यक्ति है, अभी वो क्या है, उसके स्टेटस अभी है कि that person is a person resident outside India. जैसे अभी मैं person resident in India हूँ, मैंने अपना फ्लैट परचेज किया. ओके, अभी मैं 4-5 साल इस फ्लैट में रही, उसके बाद में भी मेरा ना जॉब हो गया या फिर मेरी शादी हो गई या वट एवर जो भी था, जिसकी वजह से अभी मैं कनाडा शिफ्ट हो गई. ओके, सो अभी क्या होगा इसका, अभी जो भी पर्सन होगा अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, अभी आई विल बिकम अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया क्योंकि मैं इंडिया में 2 साल से नहीं हूँ, मैं 2 साल पहले ही इंडिया के बाहर शिफ्ट हो गई थी. तो मतलब वो 183 डेज वाला क्राइटेरिया मैंने फुलफिल नहीं किया. आई बिकम अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. तो मुद्दा ये आता है, अभी मेरा जो जयपुर सिटी के अंदर एक फ्लैट है ना, आपका मालवीय नगर एरिया के अंदर, व्हाट विल हैपन टू दिस फ्लैट, क्या मुझे वो फ्लैट इंडिया में होल्ड करके रखने की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? डेफिनेटली यू विल हैव द राइट टू होल्ड और ओन और ट्रांसफर द एसेट जो भी आपने इंडियन करेंसी में परचेज किया था, जिसमें भी आपने अपना पैसा लगाया था. बट नाउ व्हेन यू आर अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब जब मैं पर्सन इंडिया की थी तब मैंने उसमें पैसा लगाया था, इन्वेस्ट किया था इंडियन करेंसी के अंदर. और अभी पिछले 3 साल से आई हैव बिकम अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बिकॉज आई एम नाउ मैरिड इन
कनाडा। ओके, सो इसकी वजह से अब मुद्दा ये आता है, कैन आई कंटिन्यू होल्डिंग द प्रॉपर्टी इन इंडिया? यस, आई कैन कंटिन्यू होल्डिंग द प्रॉपर्टी इन इंडिया बिकॉज दैट वाज एक्वायर्ड at that time when I was a resident in India. Okay, doesn't matter today I am a person resident outside India, so I cannot buy easily. अभी अगर मैं वापस से खरीदना चाहूंगी तो मुझे उतना इजीली नहीं मिलेगा, बट अगर मैंने ऑलरेडी खरीदा हुआ है देन मैं उसे कंटिन्यू रख सकती हूँ, और अगर मैं उसे बेचना चाहूँ तो मैं किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर भी कर सकती हूँ, बेच भी सकती हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, और इन्वेस्ट इन इंडियन करेंसी सिक्योरिटी, मतलब जो भी आपने किसी भी इंडियन सिक्योरिटी या इंडियन करेंसी में आपने इन्वेस्ट किया था व्हेन यू आर अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, देन यू कैन कंटिन्यू होल्डिंग और ओन दैट प्रॉपर्टी और सिक्योरिटीज, दैट्स इट। सो ये कुछ ट्रांजैक्शन है बच्चे, पॉइंट नंबर ई हो गया अपना। और इसके अलावा ये जो 1 2 3 4 ट्रांजैक्शन थे, ये जब पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ होता है ना, तो मे बी ये आपके आ सकते हैं क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स के केसेस में। जो मैंने आपको कहानियां सुनाई है कि देयर वाज अ पर्सन, उनका नाम मिस्टर राम था, उन्होंने जब वो इंडिया के रेसिडेंट थे तब एक फ्लैट खरीदा था। नौ पिछले 3 साल से ही हैज बिकम पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो काइंडली सजेस्ट क्या वो उस फ्लैट को होल्ड करके रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो ये आपका इतना सा आंसर है सिर्फ, यस ही कैन कंटिन्यू होल्डिंग द फ्लैट बिकॉज doesn't matter today he is a person resident outside India, but when he acquired the property that time he was a person resident in India. Okay, सो अब आता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में आपको ये थोड़ा सा फास्टली समझाने की कोशिश करती हूँ बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मेरे पास सिर्फ 10-15 मिनट्स हैं इस चैप्टर को फिनिश करने के लिए। सो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या हुआ? गुड्स तो ऑब्वियसली आपको समझ आ रहा है कि आपने इंडिया के बाहर बेचा, आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवाई इंडिया के बाहर, तो ये होता है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर, कि मतलब आपके पास एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म आता है, उसके ऊपर आप अपना लिख दीजिए कि कौन कौन से गुड्स आपने सब बाहर इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया था, उनका डिस्क्रिप्शन, उनकी ट्रू वैल्यू की उनका रुपीस कितना, मतलब कितने डॉलर्स आपने चार्ज किया, या फिर जो भी आपका मटेरियल इन्फॉर्मेशन है आप अपने उस पार्सल के ऊपर लिख दीजिए, कितना उसका वैल्यू है, फुल एक्सपोर्ट वैल्यू वगैरह, बिकॉज ये सब डिपेंड करेगा कि आपका फुल वैल्यू एक्सपोर्ट का क्या है, ये सब के ऊपर बहुत सारी चीजें, परमिशन लेना है नहीं लेना है, सब बहुत चीजें डिपेंड करेगा। बट अगर आपको एट द टाइम ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स आपको नहीं पता कि उसकी वैल्यू कितनी है, वहां जाएंगे वहां बिकेगा तब पता चलेगा कि इसकी कितनी वैल्यू निकल सकती है, वहां वैल्यूएशन के मार्केट के ट्रेंड्स पे पता चलेगा। तो आप एक अपनी एस्टिमेटेबल वैल्यू जो भी है ना आप उसके ऊपर लिख दीजिए, जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार मुझे कम से कम 100 रुपए पर यूनिट तो मिलना चाहिए, या फिर $100 पर यूनिट तो आपको मिलना चाहिए। सो दिस इज योर ड्यूटी। तो इट इज ऑन अ सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस, आप अपनी खुद की डिक्लेरेशन देकर आप इस तरह से कर सकते हैं। फर्निश टू द आरबीआई, अगर आपसे आरबीआई कोई और इन्फॉर्मेशन मांगती है, जैसे कितने समय में आप, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आरबीआई का कि कितने समय में आप इंडिया में पैसा रियलाइज कर लेंगे, मतलब आप जो सामान बेच रहे हो कितने टाइम में आप डॉलर्स इंडिया लेकर आ जाओगे, तो आरबीआई आपसे पूछ सकती है कि कितने समय में आप ला सकते हो, बिकॉज टाइम इज लिमिटेड। अगर आप उतने समय में नहीं लाते तो आप पे पेनल्टीज भी लग सकती है ना। और इसके साथ में आरबीआई इंश्योर करने के लिए कि जो आपने 10 करोड़ का माल कंसाइंड किया इंडिया के बाहर, एक्सपोर्ट किया है इंडिया के बाहर, वो आपकी कितने समय के अंदर आ जाएगा, है ना, कितना उसका फुल वैल्यू एक्सपोर्ट का रहेगा, या फिर कुछ रिड्यूस्ड वैल्यू, अगर उसमें से कुछ टूट फूट का भी अगर हम माल निकाल दें तो कितना आएगा, हैविंग रिगार्ड टू द प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन, ये सर्टेन किया जाएगा कि कितना अमाउंट आप इंडिया रिपेट्रिएट करके ला सकते हैं या रियलाइज करके ला सकते हैं विदाउट एनी डिले। आपको बोला जाएगा कि इतने समय के अंदर अंदर ये पूरा पैसा रियलाइज हो जाना चाहिए। ओके, तो द एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस भी यही करेगा, फर्निश करेगा आरबीआई को जो भी डिक्लेरेशन फॉर्म है कि किस तरह की सर्विसेज और कितने अमाउंट की सर्विसेज आप अपनी फर्निश कर रहे हैं, किस तरह का आप अपना सर्विसेज दे रहे हैं और कितने अमाउंट में दे रहे हैं, तो जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है तो ये अपनी सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पर होता है। पार्सल खोल के चेक नहीं करते इसमें जनरली कि कितने का ट्रांजैक्शन हुआ, तो इट इज ऑन सेल्फ आपकी डिक्लेरेशन बेसिस पर जाता है। So realization and repatriation of the foreign exchange, realization and repatriation of the foreign exchange का मतलब मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। एक्सपोर्ट किया था, एक्सपोर्ट करने के बाद में रियलाइज करना है आपको वो पैसा,
ठीक है, मतलब इंपोर्टर से वसूलना है, जो भी जर्मनी का, केनिया का, जिम्बाब्वे का जो भी इंपोर्टर था उससे आपको पैसा वसूलना है। वसूलने के बाद डॉलर्स आपको इंडिया में लेकर आना है, रिपेट्रिएट करना है। इंडिया में रिपेट्रिएट 3 तरीके से हो सकता है, या तो आप उसे सेल कर दीजिए ऑथराइज पर्सन को, या फिर आप अपने अकाउंट में उसे डाल दीजिए, या फिर अगर आपका कोई लीगल डेट है इन सम अदर फॉरेन करेंसी या फिर सम अदर ट्रांजैक्शन इन द सेम फॉरेन करेंसी, तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं कि इतना मैंने दे दिया, जो बचा वो मैंने आरबीआई के पास में बेच दिया या ऑथराइज पर्सन के पास में बेच दिया। ओके, तो दिस इज कॉल्ड रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन। कुछ कंडीशंस है जहां पे आपको रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन से एग्जाम्पशंस मिलेगा, तो वो आपका आरबीआई डिसाइड करता है। तो अपन इसको देखते हैं। फॉरेन पोजेशन ऑफ द फॉरेन कॉइन्स अनलिमिटेड, आप फॉरेन कॉइन्स कितने भी रखो, आप जैसे वहां के जो भी सेंट्स वगैरह जो भी आपके, जैसे अपने यहाँ पे पैसा बोलते हैं तो वहां पे कॉइन्स को क्या बोलते हैं, तो वहां के जो भी कॉइन्स है आप उसे अनलिमिटेड अमाउंट में अपने पास रख सकते हैं। हम उसके ऊपर कोई भी आपके ऊपर अमाउंट का रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, बट अगर आप करेंसी नोट रखते हैं डॉलर्स या यूरोज वगैरह, तो वो $2000 या उसके इक्वलेंट अमाउंट तक ही आप अपने पास रख सकते हैं। तो कॉइन्स के लिए देर इज नो सच रेस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट है फॉरेन करेंसी अकाउंट हेल्ड और ऑपरेटेड बाय सच पर्सन एंड द लिमिट अप टू विच द आरबीआई में स्पेसिफाई। मतलब आपकी $2000 आप अपने पास अपने घर पे रख सकते हैं। मतलब अगर आपके पास फिजिकल करेंसी है फॉरेन की तो वो आप $2000 तक रख सकते हैं। अगर आपको उससे ज्यादा रखना है तो आप फॉरेन करेंसी अकाउंट खोलिए, आप उसमें जमा करवाइए। तो कितने लिमिट तक करवाओगे वो डिफरेंट डिफरेंट क्लास का अकॉर्डिंगली आरबीआई के रेगुलेशंस पे डिपेंड करेगा। यहीं पे अगर आपने कोई फॉरेन एक्सचेंज आपने प्राप्त की थी 8 जुलाई 1947 के पहले, है ना, या 8 जुलाई 1947 तक, और एनी इनकम अराइजिंग अक्रूइंग देयर ऑन विच इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब आपने कोई इनकम अर्न किया, मतलब आपको कुछ डॉलर्स यूरोस के अंदर कुछ पैसा मिला, लंदन के अंदर आपने अपना पैसा बैंक अकाउंट के अंदर रख दिया, अभी उसके ऊपर आपको इनकम यानी कि इंटरेस्ट वगैरह मिलता जा रहा है, तो आप उसे कंटिन्यू रख सकते हो होल्ड करने के लिए। बट इतना है कि आपको उसके लिए जनरल स्पेसिफिक परमिशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेना होगा। मतलब जब आपने 1947 के अंदर वो पैसा लिया था, एक्वायर किया था और उसे आपने रखा था, तब उस समय के लिए आपने जो भी परमिशन, जो भी उस समय के आरबीआई के रूल्स थे वो आपने विथ परमिशन लिया था, तो अभी आप उसे रखना अपने पास में कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज हेल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अप टू सच लिमिट एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में स्पेसिफाई इफ सच फॉरेन एक्सचेंज वॉज एक्वायर्ड बाय वे ऑफ, अंडरलाइन कर लो बच्चे, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो ये है, गिफ्ट इनहेरिटेंस फ्रॉम अ पर्सन रेफर टू इन क्लॉज सी। मतलब आपके दादाजी ने इंडिया के पार्टीशन से पहले उनका कोई पैसा वैसा था जो उन्होंने लंदन में एक्वायर किया था, उन्होंने उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन के साथ वो डॉलर्स कंटिन्यू रखा अपने पास होल्ड करना। अभी दादाजी ने वो वसीयत में आपको या गिफ्ट के तौर पर आपको दे दिया, देन आप भी उसे अपने पास रख सकते हैं। ओके, लिमिट कितनी हो सकती है इनहेरिटेंस की और गिफ्ट की, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करेगा। Foreign exchange required from employment, business, trade, vocation, service, honorarium, gifts, inheritance, or any other legitimate means up to such limit as by Reserve Bank of India's order। मतलब अगर आपने कोई बाहर नौकरी करते थे, एम्प्लॉयमेंट करते थे, बिजनेस करते थे, वहां पे कमाया हुआ पैसा आप इंडिया लेकर आना चाहते हो तो कितना पैसा आप अपने पास रख सकते हो, आपको रिपैट्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी, दैट्स विल बी डिसाइडेड बाय द आरबीआई। सच अदर रिसीव्स इन द फॉरेन एक्सचेंज, जो भी फ्यूचर में आरबीआई बताता है। पोजेशन ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑथराइज पर्सन की ऐसा कोई लिमिट नहीं है, बट आरबीआई उसकी फिर भी लिमिट डिसाइड करेगा कि इतनी लिमिट तक आपका ऑथराइज पर्सन है वो ट्रांजैक्शन कर सकता है बाय एंड सेल का ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। कॉइन्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस क्वेश्चन आई वाज सर्चिंग फॉर, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। फॉरेन करेंसी नोट 2000 या उसकी इक्वलेंट फॉरेन करेंसी के अंदर आप रख सकते हो, और ट्रैवलर्स चेक वगैरह $2000 या उसके इक्वलेंट अमाउंट तक रख सकते हैं। अब आता है एक व्यक्ति जो आज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, तो अगेन वही मुद्दा आया, टू बिकम द
पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, आपको क्या करना होगा, इंडिया में पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 183 डेज रहना होगा, और रहने का उद्देश्य आपका इंडिया में एम्प्लॉयमेंट होगा। ओके, सो अभी क्या होगा कि कोई व्यक्ति था बाहर से आया है ना, मिस एलेक्सा थी, इंडिया आई, उन्होंने इन्फोसिस के पास में जॉब किया है ना, बट उनका जो स्टे था ना वो लिमिटेड था। मतलब हो सकता है कि कुछ होता है ना अपने आपस में, कंपनीज एक दूसरे के लिए कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह इंपोर्ट करती हैं, मतलब टेक्निकल नो हाउ वगैरह देते हैं, उसके लिए इंडियन इन्फोसिस बाहर वाली कंपनी के एम्प्लॉयज को बुलाएगी, जो इंडिया के जो भी इन्फोसिस के एम्प्लॉयज है उन्हें ट्रेन करेंगे, और उसके लिए हम उनको कमीशन और जो भी उनकी फीस वगैरह बनती है, टेक्निकल फीस या रॉयल्टी या जो भी बनता है, हम उसको उसका पेमेंट कर देंगे। तो जो मिस एलेक्सा इंडिया आई थी ना, वो 3 साल के एक फिक्स टर्म के लिए आई थी कि टिल 3 years शी हैज टू स्टे इन इंडिया एंड शी हैज टू ट्रेन द एम्प्लॉयज ऑफ इन्फोसिस इंडिया। वहां के एम्प्लॉयज को उन्हें ट्रेन करना है 3 साल तक। तो ऑब्वियस है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उनका स्टेटस पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का बन जाएगा, बट वो परमानेंट स्टे नहीं है उनका। 3 साल बाद शी हैज टू गो आउट ऑफ इंडिया अगेन, वो अपने जो भी देश से आई थी वहां वो लौट जाएंगी। तो इसकी वजह से मिस एलेक्सा विल बी treated as not permanent resident in India, मतलब she is a resident since in the previous financial year she stayed for 183 days or more in India, that's why she acquired the status of Indian resident. But since we know the tenure of her stay is limited for 3 years, है ना, तो इसके लिए हम उसे क्या बोलेंगे, she is not permanent resident in India। अभी क्या हुआ कि अभी ऑब्वियस इनको 3 साल बाद चले जाना है वापस से, तो ये थोड़ी है कि अपना जो भी फॉरेन करेंसी ये इंडिया लेकर आई थी तो ये सब कुछ लुटा पिटा देगी, है ना, नहीं। तो ये क्या करेंगी, शी कैन कंटिन्यू विदाउट एनी लिमिट, जो भी करेंसी है शी कैन कंटिन्यू होल्डिंग दैट, अपने पास पोजेशन अपने पास रिटेन करके रख सकती है इफ द फॉरेन करेंसी वाज एक्वायर्ड व्हेन शी वाज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, और वो इंडिया करेंसी को लेकर आई और उन्होंने कस्टम अथॉरिटीज को डिक्लेयर कर दिया स्पेसिफिकली कि आई एम हेयर फॉर अ लिमिटेड स्टे फॉर 3 years, दैट्स व्हाई accordingly she will be allowed to retain the currency whatever she earned when she was a resident outside India, but she brings in the currency in India because now she has to stay here for 3 years as a non-permanent resident. Okay, so again this wala point, again this was important। फॉर्म ऑफ बिजनेस आप कंपनी के तौर पे कर सकते हो, लाइसेंसिंग ऑफिस अगर आप ब्रांच ऑफिस अगर आप खोल सकते हो, FDI। ओके, ये एक 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ऑलमोस्ट आई सपोज मैं आपका कवर कर लिया है। मैं आपको फिर भी मार्क करवा दूंगी डेट जो रह जाएंगे टॉपिक ना, कि आप लोग एक बार रीड कर लेना। मुश्किल से 5 या 10%, 5 या 7% अपना रहे, नॉट इवन 7%, मुश्किल से 5% अपना टॉपिक रहेगा आपका। नेवरदलेस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोग, ताकि उसे एक बार खुद से पढ़ सकते हैं ना। हम लोग यहाँ पर आते हैं अपनी रेसिडेंट एंटिटीज में बोरो इन फॉरेन करेंसी 2 पर्पसेस के लिए, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट आउटसाइड इंडिया, मतलब अपनी रिलायंस को फॉर एग्जांपल अभी जिम्बाब्वे में कोई प्रोजेक्ट चलाना है, इसके लिए वो फॉरेन करेंसी में यूरोज या डॉलर्स के अंदर लोन ले सकती है। सेकेंडली फॉर एक्सपोर्ट ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस। एक्सपोर्ट ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस का मतलब क्या हुआ, मैं इंडिया की एक हैंडीक्राफ्ट बिजनेस चलाती हूँ, अभी मुझे क्या है रॉ मटेरियल खरीदना है, मुझे बहुत सारी और चीजें मशीन अगर अपने लिए चाहिए, तो मुझे एक्सपोर्ट करना है अपना सामान रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने के लिए, तो मैंने फॉरेन करेंसी का लोन ले लिया। और डेफर्ड पेमेंट टर्म्स मतलब आपको जो भी आपका एक्सपोर्ट वगैरह है वो आपको जो भी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह के ऊपर है वो आपका पैसा वहां से चुकाया जाएगा। सो ये भी इतना सिविल टर्न की प्रोजेक्ट्स मतलब विच आर रेडी टू यूज, है ना। उसके बाद भी कुछ नहीं है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स पे आते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स मीन्स अ बोरोइंग फ्रॉम एन आउटसाइड सोर्स, मतलब आपने इंडिया के बाहर से बोरोइंग किया था फॉर योर बिजनेस पर्पसेस, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। अगेन इसके ऊपर आपके फेमा के रूल्स लगेंगे। 3 कैटेगरी में आता है, मीडियम 3 से 5 साल, लॉन्ग टर्म 10 साल मिनिमम, और इंडियन रुपीज डिनोमिनेटेड मतलब आपने इंडिया में लोन, इंडिया के रुपीज में आपने लोन लिया था किसी फॉरेन सोर्स से, मतलब बाहर के किसी बैंक से, बट लोन जो आपको मिला था वो डॉलर्स में नहीं रुपीज में मिला था,
तो ये 3 कैटेगरीज के अंदर आपका डिवाइडेड है। एक क्वेश्चन बहुत ही एक्सपेक्टेड है आपका, कौन कौन सी रिकग्नाइज नॉन रेसिडेंट एंटिटीज है जिससे आप लोन ले सकते हो? फॉरेन बैंक से ले सकते हो, है ना, बायर्स क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट के तौर पर ले सकते हो, इंडियन कंपनी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू करके ले सकती है, फाइनेंशियल लीज के थ्रू ले सकते हो, या फिर फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स के थ्रू ले सकते हो, है ना। फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स अभी अगेन ये मेरे लिए 10 मिनट का टॉपिक है, तो मैं इतना लंबा आपको यहाँ समझा नहीं पाऊंगी सिंस वी आर ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो बस इतना समझ लो, इट इज समहाउ रिलेट somehow just like फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की तरह होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसके अंदर। वो डिफरेंस ये होता है कि उसमें आपको रिलायंस का इक्विटी मिला होता है, इसमें रिलायंस का इक्विटी ना मिलकर रिलायंस की किसी और ग्रुप कंपनीज का आपको इक्विटी कन्वर्जन मिलता है। सो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट आई सपोज आपके सिलेबस में इसका डेफिनेशन नहीं होगा। एंट्री रूट में एलिजिबल इन्वेस्टीज देख लो। एलिजिबल इन्वेस्टीज एक बार आप 1 मार्क्स से क्वेश्चन के लिए मार्क करो, मतलब बाहर से कोई व्यक्ति आकर इंडिया में किस बिजनेस में, किस एंटिटी में इन्वेस्ट कर सकता है? इंडियन कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, ट्रस्ट, वेंचर कैपिटल ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, जो 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। इन्वेस्टमेंट व्हीकल नॉट इम्पॉर्टेंट, कैप्स नहीं आप, ये वाला आप एक बार रीड करना। ऑटोमेटिक एंड गवर्नमेंट रूट मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ ये वाला। किन इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर, ये आप भी 1 मार्क्स के लिए मार्क करना। डियर, जो मैंने यहाँ पे पिंक किया है ना, प्लीज इसको अंडरलाइन करेंगे, इस पिंक वाले को, ये भी 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। मोड्स ऑफ पेमेंट ये भी इजी है, बैंकिंग चैनल के थ्रू, है ना, अकाउंट के थ्रू, ये हो सकता है। तो भी जैसे रीड करना, इसके बाद ही इंपॉर्टेंट नहीं है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ। दैट्स इट। कहाँ कहाँ प्रोहिबिटेड है एफडीआई, ये 4 मार्क्स के लिए मार्क करो। गैमलिंग, निधि कंपनी, चिट फंड, तो ये भी डायरेक्ट इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है, बट ये इंपॉर्टेंट है, तो इसे प्लीज 4 मार्क्स से 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मार्क करेंगे आप लोग। दैट्स इट। बाकी थोड़ा सा टॉपिक रह गया आप लोगों का, है ना, आप लोग देखना ये वाला, जस्ट इतना सा ये जो टॉपिक है ना, बस अपना इतना सा है। बट आई सपोज आपको एफडीआई मैंने समझा दिया है, तो ये वाला आप पढ़ सकते हैं। परमिटेड सेक्टर्स, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, ऐसा जिसमें कुछ है नहीं जो आपको अटकेगा। सेक्टोरल कैप क्या होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ, तो आपको ये पूरा टॉपिक समझ आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के लिए एक लिमिट बना दिया है। किन्हीं सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउड है, मतलब उस कंपनी ने अगर अपने 100 इक्विटी शेयर्स इशू किए, तो 100 के 100 इक्विटी शेयर किसी फॉरेन एंटिटी के द्वारा एक्वायर्ड किए जा सकते हैं। किसी में 70% है, किसी में 50% है, तो ये आपकी सेक्टोरल कैप कहलाई जाती है ना। तो ये 1 मार्क्स के लिए मार्क करेंगे सेक्टोरल कैप। रेमिटेंस वाला मैं आपको बता चुकी हूँ, रिपैट्रिएशन में बता चुकी हूँ। तो आई सपोज ऑथराइज पर्सन भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सो आई सपोज रिमेनिंग आपको रीड आउट हो जाएगा। वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए, है ना। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अपनी है शायद इस फ्राइडे को, तो नहीं है अभी, शायद आपका नेक्स्ट मंडे को नेक्स्ट क्लास है, तो उसमें हम कंपटीशन एक्ट करते हैं ना। और अगर आपकी कोई और रिक्वेस्ट है तो आप मुझे बता सकते हैं, बट आई एम प्लानिंग इन सच अ वे कि इस बार कंपटीशन कर ले अगले वाले में। दैट विल बी माय फिफ्थ क्लास। देन 6th में हम लोग कर लेंगे आपका सेबी एक्ट, और 7th में थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस देख लेंगे, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।